I am Vrinder Kumar Das, and I secure rank 854 this year in UPSC Civil Services examination. And this was my sixth attempt, and was last one also. So here I am to share my strategy as well as my strategies, how to study books, how to uh, go through the failures, and how to prepare for prelims. So my in my brief review, I'm like to tell that I'm completed my mathematics honors degree from Delhi University, and I have also completed my law degree. दिल्ली से ही मैंने लॉ किया है, कैंपस लॉ सेंटर से। और ये मेरा सिक्स अटेम्प्ट था। मैं 2016 से तैयारी कर रहा था, ग्रेजुएशन के बाद से ही। और इस साल 2022 में मैंने ये कंप्लीट कर लिया है 854 रैंक के साथ। सो आज हम बात करेंगे मेरी जर्नी के बारे में, ताकि अ, जिन लोगों को जानना है या कुछ सीखना है कि क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, वो सीख सकें। ठीक है, मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको बताता हूँ। पहले तो मैंने 2016 के मिड से शुरू करा पढ़ना। जून के बाद जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ, उसके बाद पहले मैंने एनसीईआरटी शुरू करी। उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी, अपने नोट्स भी बनाए, फिर टेस्ट सीरीज सॉल्व करके मैं प्रीलिम्स एग्जाम देने गया, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद इन द सेकंड अटेम्प्ट आल्सो आई वाज द फेलियर इन द प्रीलिम्स। तो दो अटेम्प्ट मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था और मेरा हौसला बिल्कुल टूट चुका था। सो बिकॉज लेकिन था दिल में, क्योंकि करना तो था। तो दोबारा तीसरा अटेम्प्ट दिया और इस बार लकीली वो हो गया। जो 2 साल तक पढ़ा हुआ था वो सब कहीं ना कहीं उस पेपर में काम आ गया। और उस पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन थे वो पिछले साल के भी करंट अफेयर के थे, तो वहाँ थोड़ा एज मिल गया मुझे और मैंने बहुत अच्छे स्कोर के साथ प्रीलिम्स इस बार क्वालिफाई कर लिया। लेकिन फिर वही मेंस की तैयारी नहीं थी, तो इस बार मेंस नहीं हो पाया और मेरा बहुत अच्छा स्कोर नहीं रहा मेंस में। फिर उसके बाद दोबारा फोर्थ अटैम्प्ट में प्रीलिम्स दिया। इस बार एक कोरोना का टाइम था, तो ये ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया था, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो सारी पढ़ाई इस बार ऑनलाइन ही हुई, मोबाइल, स्पेशली मोबाइल से ही हुई। इस बार यूट्यूब चैनल्स का भी कुछ इस्तेमाल किया मैंने, अपने सोर्सेज ऐड करे। और फोर्थ अटैम्प्ट, जो कि काफ़ी एक लंबे अंतराल के बाद हुआ था कोरोना की वजह से, वो मैंने क्लियर कर लिया। इस बार मेरा मेंस भी क्लियर हुआ और मैं इंटरव्यू में भी अपीयर हुआ। लेकिन इस बार इंटरव्यू के बाद मैं 14 मार्क्स से मिस कर गया कट ऑफ। फिर फिफ्थ टाइम पे मैंने दोबारा प्रीलिम्स दिया। इस बार बस एक ही हफ्ते की तैयारी थी प्रीलिम्स की और वो हो गया। मेंस हुआ, मेंस इस बार रह गया मेरा। फिर सिक्स और लास्ट अटेम्प्ट में आते आते मेरे पास कुछ बचा नहीं था, डू और डाई वाला ऑप्शन था। फिर मैंने प्रीलिम्स दिया, हुआ, मेंस भी दिया, हुआ, और इस बार लकीली ये हो गया क्लियर। सो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करी और क्या गलतियाँ जो मैंने शुरू के 2 अटेम्प्ट में करी थी। प्रीलिम्स जो है वो कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट खेल है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपने क्या पढ़ा है, तो आप वहाँ पे ओएमआर में भी राइट टिक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपने जो पढ़ा है वो आपने वेरीफाई करा है टेस्ट सीरीज से सॉल्व करके। डिफरेंट एक ही तरह की नॉलेज को आपने डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्मेट्स में चेक करा है। मतलब जैसे कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा पार्लियामेंट के ऊपर लक्ष्मीकांत से, फिर आपको आपने उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करे एक टेस्ट से और आपका स्कोर अच्छा रहा। लेकिन अभी भी आपको एक और टेस्ट और 2 या 3 टेस्ट और सॉल्व करने की जरूरत है। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इट विल हेल्प यू गेन इन कॉन्फिडेंस इन सॉल्विंग द क्वेश्चन रिपीटेडली, बिकॉज व्हेन यू सॉल्व क्वेश्चन इन डिफरेंट लैंग्वेज, then you are able to play with the question when it came directly into your UPSC paper. Because what UPSC usually do, they play with the language. Most of the questions, many times questions are repeated in politic paper as well as in economy paper. So mostly it is the trick of language that confuse the students and aspirants. So when you solve too many questions on the same topic, you are able to know how an statement can be घुमाया जा सकता है उसको। सो देन आप फंसते नहीं हैं। सो इट इज एन स्ट्रेटेजी दैट वर्क फॉर मी। सो सॉल्व एज मैनी एज पेपर। सोर्सेज जो होते हैं प्रीलिम्स के लिए, हाँ, तो पहले जो सॉल्व आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आप वहाँ पर गलती नहीं करेंगे एग्जाम सेंटर में बैठकर। होता क्या है कि बहुत बार आपको आंसर बताता है और ओएमआर में गलत भराते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ था सेकंड अटेम्प्ट में 2-3 क्वेश्चन में, और उसकी वजह से ही मेरा प्रीलिम्स रह गया था। सो यू हैव टू रिपीटेडली सॉल्व पेपर। इससे आपका ब्रेन जो है प्रोसेसिंग
में आ जाता है, एक प्रोसेस में आ जाता है कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको उसे कैसे प्रोसेस करना है। ठीक है, आप हम सब अपने दिमाग को प्रोसेस कर सकते हैं, तो आपको उससे 2 या 4 घंटे के लिए उससे ढालना है कि वो क्वेश्चन देख के डरे ना, और कहीं ना कहीं से जो आप क्वेश्चन आपके सामने आए तो वो कहीं ना कहीं से कुछ भी करके उस नॉलेज को सामने ले आए ताकि आप सॉल्व कर सकें। तो इसका एक ही तरीका होता है टू मैनी क्वेश्चन सॉल्व करना। आप उसे सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं, मॉड्यूल वाइज जिसे बोलते हैं, आप इसे फुल लेंथ टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फुल लेंथ टेस्ट आर बेटर देन द मॉड्यूल टेस्ट इन द लास्ट 2 or 3 मंथ व्हेन द प्रीलिम्स इज कमिंग। मॉड्यूल टेस्ट आपके सब्जेक्ट के हिसाब से चलते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे आपने अगर अभी पढ़ना शुरू करा और आपने ज्योग्राफी खत्म कर लिया है, फिर आप ज्योग्राफी के टेस्ट सॉल्व करते हैं तो इट इज़ बेटर, तो यहाँ मॉड्यूल अच्छा आपका काम करेगा। लेकिन जब प्रीलिम्स आने में बच गए हैं 3 महीने, जैसे मई में होना है और आपका फरवरी शुरू हो गया है, उसके बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट ही देने चाहिए, और वो मिक्स टेस्ट होने चाहिए, मॉड्यूल वाइज नहीं होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपकी सेट आप हो सकता है और लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हो और कुछ और टॉपर्स ने कुछ और बताया होगा, तो लेकिन मेरे लिए ये काम करा था, ये मेरी स्ट्रेटेजी रही कि मॉड्यूल टेस्ट को आप प्रिपरेशन के दौरान ही खत्म कर लीजिए। उससे एक और फायदा होता है, जब आप बुक पढ़ रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आपने ज्योग्राफी के मॉड्यूल टेस्ट सॉल्व कर लिए, तो जो आपने छोड़ा है पढ़ते पढ़ते, जो आपने छोड़ दिया है इन बिटवीन द लाइन, वो जब आप टेस्ट सॉल्व करेंगे तो वो उसमें कवर हो जाएगा। अ, और हो सकता है कि जब आप पढ़ रहे हो और आप मॉड्यूल टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो आपको लैंग्वेज पता चल जाएगा कि एक ही स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा लैंग्वेज में कैसे लिखना है, कैसे लिख सकते हैं। इससे आपको ईज हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि एक क्वेश्चन कैसे कितना घूम सकता है। ठीक है, देन नाउ वी now we have a question that a person has passed 12th from humanities stream, score 92%. Congratulations, you have scored 92%. You are a topper. You are having a great interest to subject like history, geography, PSIR, but I have a little fear on CSET math and science. So देखो सी सेट, बाकी आपका जीएस आपके हिसाब से मजबूत है तो ये अच्छी बात है, तो सी सेट में आप थोड़ी मेहनत कर सकते हैं। और 10 तक तो अगर आपने 12th में 92 स्कोर करा है तो इसका मतलब है कि सी सेट में आप इंग्लिश तो कर ही लेंगे, और या हिंदी में जो भी कॉम्प्रहेंशन है वो तो कर ही लेंगे। साइंस का साइंस का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइंस बेसिकली आपको बहुत ही बेसिक वाली साइंस पढ़नी है 10th तक की, और उसके बाद करंट अफेयर ज़्यादा पढ़ना है साइंस का। और करंट अफेयर समझाने के लिए अब तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन मिल जाता है चीज़ों का। देन मैथ्स तो, हाँ, इस बार का सी सेट का पेपर देख के लगता है कि आपको मैथ्स में तो फिर तैयारी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको कोई अच्छी बुक मिल जाएगी, इतना मुश्किल नहीं है। वैदिक मैथ का आप हेल्प ले सकते हैं, और आप हाँ, वैदिक मैथ का हेल्प लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और थोड़े आपके कॉन्सेप्ट तो अच्छे ही होंगे, 12th में 92 है तो 10th में भी इसके आसपास ही होगा मेरे ख्याल से, तो इतना मुश्किल नहीं होगा मैथ्स आपके लिए। 10th तक का मैथ्स ही करना है और कुछ खास नहीं है, हो जाएगा वो। और सी सेट के लिए मैं कोई स्ट्रॉन्ग, मैं अच्छा इंसान भी नहीं हूँ बताने के लिए, क्योंकि सी सेट मैंने बस अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ा था, उसके बाद मुझे सी सेट नहीं पढ़ना पड़ा है। सी सेट मेरा हर बार बिना पढ़े हो गया है, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल ऑन सी सेट। बस मैं यही कहूँगा कि आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रखिए मैथ्स का, वो हो जाएगा। ठीक है, पहले हम प्रीलिम्स कर लेते हैं, फिर इंसान मलिक का मेंस का क्वेश्चन है, हम उसे देखते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको बताया बुक, हाँ, प्रीलिम्स के लिए वो स्टैंडर्ड बुक जो सब बता चुके हैं। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत हो जाएगा, पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए आप एंशिएंट आर.एस. शर्मा पढ़ सकते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी विपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं, मॉडर्न एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स में आपको जरूरी है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रांगली पढ़ें, क्योंकि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन आने हैं, एंड दे आर जनरली दे आर रिपीटेड क्वेश्चंस, दे रिपीट, उनका बस लैंग्वेज चेंज होता है और क्वेश्चन जनरली रिपीट हो जाता है। सो आपको अपने कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा, उससे इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा, आपका फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका वेलोसिटी ऑफ करेंसी क्या होता है। तो ये आपको एनसीईआरटी से अच्छा मिल जाएगा। एनसीईआरटी इज गुड फॉर बेसिक क्लियर करने के लिए, एनसीईआरटी बहुत अच्छी है इकोनॉमिक्स की। बाकी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो सभी पढ़ते हैं नॉलेज के लिए, वो आप पढ़िए। देन साइंस के लिए करंट अफेयर ही है, कोई भी मैगजीन उठाइए और कर लीजिए अब मंथ के लास्ट में, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं न्यूज़पेपर से अपने खुद के साइंस के नोट्स भी बना सकते हैं, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। वो आसान कर देता है आपको लास्ट में रिवीजन करना, क्योंकि आपने अपने हाथ से लिखा होगा, तो देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिवाइज इट थोरली। एंड फिर साइंस के लिए आप करंट, अब मैंने कहा आपको फुल एंड टेस्ट सॉल्व करने हैं, तो उसमें साइंस का करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा अच्छे से, तो वो कोई डरने वाली बात नहीं है। देन उसके बाद बचा हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन
आजकल जिस तरीके से आ रहे हैं, तो आपको ना थोड़ा ब्रॉडर वे में पढ़ना पड़ेगा। ब्रॉड पढ़ने का मतलब है कि आपको सिर्फ एक ही चीज पढ़ ली और आप उसे बार बार रिवाइज कर रहे हैं, वो ठीक है, उससे आपको याद हो जाएगा। लेकिन जैसे आर्ट्स एंड कल्चर का क्वेश्चन आ रहा है, तो वो बहुत ब्रॉडर कोई भी नॉलेज पूछ रहे हैं, तो आपको ना पता होना चाहिए कि किस एरिया के कल्चर का, तो आप हिस्ट्री का वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएंगे जो नहीं आता है आपको, खासकर कल्चर का। अगर आपको पता है कि नॉर्थ गुजरात का आर्किटेक्ट किस तरीके का था, उस इलाके का आर्किटेक्ट किस तरीके का था, और नॉलेज के बेस पर उसको सॉल्व कर सकते हैं। और थोड़ा रिस्क तो प्रीलिम्स में होता ही है, लेकिन वो लेना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी अब 30 से 35 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो हर किसी को आते होते हैं। उसके बाद तो आपकी गैस वर्क काम करता है, और गैस वर्क आपका अच्छा होता है जब आपको ब्रॉडर नॉलेज होती है और अपने टेस्ट सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, देन ये प्रीलिम्स के बाद अब एक क्वेश्चन है कि आपने मेंस के लिए नोट्स कैसे बनाए। ठीक है, तो मेंस के लिए मेंस के लिए थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। जैसे मैं आपको जीएस पेपर 2 का थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। अब उसमें गवर्नेंस के पेपर में आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप के क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, माइक्रो फाइनेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर पंचायत राज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। देन इससे आपको करना क्या है, आपको ना रिसर्च करनी है, थोड़ी सी आपको केस स्टडीज रिसर्च करनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो कोई स्टैटिक क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं पूछेंगे व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप और ये स्टार्ट कब हुआ था इंडिया में। वो पूछेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने किस तरीके से भारतीय महिलाओं को हेल्प किया है, या सेल्फ हेल्प ग्रुप ने अपना रोल इकोनॉमी में कैसे निभाया है, या सेल्फ हेल्प ग्रुप का पंचायत के साथ क्या कनेक्शन है और उन्होंने कितना बेटर कराया साथ मिलकर। तो इस तरह का डायनामिक क्वेश्चन ही आपसे वो पूछने वाले हैं। डायनामिक क्वेश्चन को कवर करने का अच्छा एग्जाम्पल होता है कि अच्छा तरीका होता है आप अप टू डेट रहें, न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, मैगजीन पढ़ते रहें। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए अच्छी मैगजीन, ये योजना जो है आपकी और कुरुक्षेत्र अच्छी मैगजीन्स हैं। फिर इसमें सबके लिए आपको एक एक कीवर्ड उठाइए और सबके लिए केस स्टडी इकट्ठी कीजिए, ढूंढिए। वो आप गूगल करेंगे तो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी ने कभी ना कभी रिसर्च किया होगा कि पंचायत कैसे काम कर रही है, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे काम कर रहा है, कि आपका माइक्रो फाइनेंस कितना काम कर रहा है। तो हर चीज की रिसर्च होती है। तो आपको तो इस तरीके से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। देन जीएस 2, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स हैं, तो आपने जैसे कुछ फंडामेंटल राइट पढ़ा, अब आपने प्रीलिम्स में पेपर दे दिया, उसके लिए आपके लिए लक्ष्मीकांत काफी था, लेकिन अब वो जाके काफी नहीं होगा जब आप मेंस लिख रहे होंगे। तो आपको कुछ जजमेंट्स तो आनी ही चाहिए हर टॉपिक के ऊपर। जैसे आर्टिकल 19 के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, सेडिशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको जजमेंट पता होनी चाहिए। इस बार राइट टू आर्टिकल 19 के ऊपर क्वेश्चन था, राइट टू फ्री मूवमेंट के ऊपर। सो उन्होंने पूछा भी था कि जुडिशियल प्रेसिडेंट के साथ बताना है, तो इसका मतलब आपको जजमेंट पता होनी चाहिए। और ये कोई हवा में से क्वेश्चन उठ के नहीं आया था, ये करंट ही था, क्योंकि कोविड में जो रिस्ट्रिक्शंस लगी थी उसके बाद ऐसा क्वेश्चन तो आना ही था। तो इस आपको पता होना चाहिए, और वो न्यूज़पेपर में कवर हुआ भी था। तो इस तरह के क्वेश्चन पे जजमेंट आपको होनी चाहिए। तो यहाँ लक्ष्मीकांत आपको काम नहीं करेगी। आप अगर आपको बुक नहीं मैं आपको कोई हैवी बुक तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि रिसर्च कुछ केस स्टडीज रिसर्च कर सकते हैं हर आर्टिकल के ऊपर जो जो न्यूज़ में हो सकता है। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर अगर कभी क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉ कमीशन ने उस पर क्या बोला, पहले क्या बोला था, अब क्या बोला है। तो या फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें किस जजमेंट में उसके ऊपर कोई कमेंट किया था। राइट टू एक क्वेश्चन आया था कि पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं सेक्युलरिज्म के ऊपर, सोसाइटी में खासकर आते हैं जीएस 1 में सेक्युलरिज्म के ऊपर। 2019 में तो एक बहुत ही खतरनाक ही क्वेश्चन आ गया था। तो उसको ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास जजमेंट होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके जो व्यू हैं और कोर्ट के जो व्यू हैं, कोर्ट की व्यू ज़्यादा ऑथेंटिक हैं। तो इस तरीके तो आपको जीएस 2 में स्पेशली कुछ जजमेंट तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए, अपनी जजमेंट इकट्ठी कीजिए, और कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको सालाना जजमेंट दे देती हैं निकाल के। ठीक है, तो आप वो बस डाउन ढूंढना ही, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, वो आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, फिर आपको पढ़नी है। अपने सेक्शंस के हिसाब से नोट्स बना लीजिए। और जैसे और इसी पेपर में अगर मैं बात करूँ आरपीआई एक्ट की, रिप्रेजेंटेटिव पढ़ना है और कुछ केसेस ढूंढने हैं और फिर रिकमेंडेशंस ढूंढनी है। ठीक है, जीएस 1 की बात करें तो नोट्स बनाने के लिए आपका स्पेक्ट्रम अच्छी बुक है, लेकिन कुछ कमियां उसमें रह जाएंगी मेरे ख्याल से। तो आपको करना क्या होगा, आपको नोट्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे इधर उधर से कुछ करके, कोचिंग के नोट्स होते हैं, या फिर अपना एक क्लासी 2 पार्टीशन बुक है, उसमें से आप कुछ चैप्टर पढ़ सकते हैं। जैसे कि रेनेसा जो इंडिया का हुआ था 19th सेंचुरी में, उसको आप उस बुक से पढ़ सकते हैं, तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी वैसी ही है, राइटिंग आंसर राइटिंग वाली, तो थोड़ा मुश्किल है वो तो, लेकिन आप
पढ़ लेंगे तो आपकी समझ बढ़ जाएगी हिस्ट्री की। ठीक है, फिर आपको ना हिस्ट्री के नोट्स इस तरीके से बनाने होते हैं कि आप थीम्स को कनेक्ट कर सकें। जैसे आप इंडिया में वॉरेन हॉस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि उसके टाइम में क्या क्या हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए वॉरेन हॉस्टिंग जब इंडिया में था तो उस समय इंटरनेशनल एराना में कुछ तरह का कॉलोनिज्म पीक पर था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा वर्ल्ड में क्या कंडीशन थी। तो जब आपको इतनी ब्रॉड नॉलेज हो जाती है तो आपका इंट्रोडक्शन अपने आप अच्छा हो जाता है और आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है सोचने के लिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। आप लिख सकते हैं कि वॉरेन हॉस्टिंग इस टाइम पर हिस्ट्री उसकी टाइमलाइन लिख सकते हैं और लिख सकते हैं कि जिस टाइम वो इंडिया में था उस समय कौन सी टाइप का कॉलोनिज्म इंडिया में चल रहा था। ठीक है, या फिर जब आप लिखते हैं गांधी मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको टाइमलाइन पता है तो आप उसके मेजर फीचर्स लिख सकते हैं। तो आपको नोट्स इस तरीके से बनाने हैं कि एक पूरे टाइमलाइन में जो जो हुआ था वो सब आप कनेक्ट कर सके। जीएस में स्कोर करना है तो आपको एक ब्रॉडर आंसर लिखना पड़ेगा। ब्रॉडर आंसर लिखने का मतलब है आपको उसमें बहुत सारी डायमेंशन जो क्वेश्चन से रिलेटेड है वो आपको डालनी पड़ेंगी। अब डायमेंशन कैसे पता करनी है वो आपका सिलेबस बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे मेंस का तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन कौन सी डायमेंशंस ऐड कर सकते हैं। जैसे कि जीएस 2 का फिर से हम उठाएं तो उसमें आपको पता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एक डायमेंशन हो सकती है किसी आंसर में। ठीक है, फिर आपके स्टैट्यूटरी लॉस जो एक्ट्स हैं वो आपके एक डायमेंशन हो सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज एक डायमेंशन हो सकती है। गवर्नेंस वाला एंगल एक डायमेंशन हो सकता है। इंटरनेशनल एंगल उसमें एक डायमेंशन हो सकता है। ठीक है, सोशल जस्टिस उसमें एक डायमेंशन हो सकता है। और और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स क्योंकि कोर्ट ने अगर कुछ अलग इंटरप्रिटेशन कर दिया तो वो एक उसका डायमेंशन हो सकता है। फिर बाकी आपकी समझ है कि आपको कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन कैसे लिखने हैं। और एक और पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा कि जब आप जीएस पेपर 2 के कंक्लूजन लिखते हैं सो आपको चाहिए कि आप सजेशंस लिखें या रिकमेंडेशन लिखें तो कमेटीज की लिखें। ठीक है, उसमें आप अपना ज़्यादा ना डालें और जो सजेस्टेड रिकमेंडेशन है सजेस्टेड चेंज है अगर वो आप ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। एक क्वेश्चन है कि मॉडर्न इंडिया सोनाली बंसल इज इट गुड फॉर मील्स। मैंने ये बुक शायद सोनाली बंसल आप राइटर का नाम कह रही हैं तो मैंने तो ये नहीं पढ़ी है। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए खुद के ही नोट्स बनाए थे। टाइम पीरियड के हिसाब से मैंने नोट्स बनाए थे कि जैसे कि 1920 के दौरान क्या क्या चल रहा था, 1930s के दौरान क्या क्या चल रहा था, 1940s में क्या क्या चल रहा था इंडिया में। फिर मैंने उसमें गांधी मूवमेंट के फीचर्स, गांधी मूवमेंट के साथ साथ क्या अलग अलग और जो मूवमेंट चल रही थी, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी, नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, तो उनके अलग अलग फीचर्स, कम्युनिस्ट मूवमेंट क्या थी, तो मैंने इस तरीके से जोड़ तोड़ के उसको नोट्स बनाया है ताकि मल्टीपल डायमेंशन आ सके। तो मैंने ये किताब, अगर ये किताब ही है सोनाली बंसल तो मैंने ये नहीं पढ़ी है तो मैं ऐसे बता नहीं सकता आपको। और किसी ने मुझसे प्लान बी भी पूछा है। ठीक है, हाँ ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपकी गारंटी तो नहीं है। अब बहुत सारे लोग हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं लेकिन नहीं हो पाता है, बहुत मेहनती हैं, उनका कभी कभी नहीं हो पाता है। तो प्लान बी अगर आपका होता है तो ये बहुत सही है, आपको रिलैक्स रखता है। सो मेरा प्लान बी था तो मैंने लॉ कर लिया था, तो मैं लॉ की लाइन में ही चला जाता अपना। तो प्लान बी वही था, इसके अलावा और कोई प्लान बी था नहीं। और एनसीईआरटी के नोट्स बनाने हैं, एनसीईआरटी नोट्स आप बनाइए, जरूर बनाइए, खासकर आप ज्योग्राफी के बनाइए और एंशिएंट हिस्ट्री के बनाइए, पॉइंटर्स निकालिए उसमें से, मिडिवल हिस्ट्री के पॉइंटर्स निकालिए उसमें से। पॉलिटी के नहीं बनाएंगे तो चलेगा, साइंस के नहीं बनाएंगे तो चलेगा। इकोनॉमिक्स के नोट्स, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी से नोट्स बना सकते हैं, 12th क्लास की जो मेजर मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली एनसीईआरटी है। ठीक है, तो आप नोट्स तो बनाइए एनसीईआरटी से, जितने नोट्स कम से कम ज्योग्राफी हिस्ट्री के तो बना ही लीजिए। साइंस के छोड़ सकते हैं और बाकी सब्जेक्ट के छोड़ सकते हैं क्योंकि वो तो कवर हो जाएंगे। पॉलिटी के भी छोड़ सकते हैं क्योंकि लक्ष्मीकांत एज अ बुक इज इट सेल्फ अ नोट्स, एज अ वाइडली ब्रॉडली डिस्क्राइब नोट्स ही है वो किताब, क्योंकि पॉइंटर्स में ही वो पूरी किताब लिखी हुई है। सो इट इज क्वाइट हेल्पफुल, इसलिए वो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि वो पूरी तरीके से पॉइंट्स में ही लिखी हुई है। सो आप डिटेल्स में उसे पढ़ सकते हैं, कुछ छूट जाए इसके चांस कम होते हैं लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद प्रीलिम्स के लिए। अह, हाँ एनसीईआरटी नोट्स आपको बनाना ही है, मीनाक्षी कुंडला जी बनाए। और खासकर ज्योग्राफी के तो मैं कहूंगा क्योंकि ज्योग्राफी के क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आ जाते हैं। या तो बेसिक आएगा तो एनसीईआरटी से आएगा, वरना लोकेशन बेस्ड आएगा तो वो करंट अफेयर से आएगा। तो करंट अफेयर के भी बनाने हैं और बेसिक के भी बनाने हैं। बेसिक के नोट्स अच्छे होंगे अगर आपको बना लेंगी तो। हैंडल कंपटीशन प्रेशर आप पूछ रहे हैं तो भाई
ये प्रेशर तो आपके पास एक लौता प्रेशर नहीं होगा कंपटीशन प्रेशर का, आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर आ जाएंगे जब आप शुरू कर देंगे तैयारी। तो अगर आप प्रीलिम्स नहीं होता है तो अलग प्रेशर होता है बहुत सारे। अब इस बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों जो है उनके दो प्रीलिम्स नहीं हुए हैं और तीसरी बार में वो टॉप 100 रैंक ले आए हैं। तो ये आपका एटीट्यूड दिखाता है कि आपको प्रेशर कैसे हैंडल करना है, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, आपने शुरू क्यों किया था यूपीएससी का प्रिपरेशन करना, और आपका आपका जो आइडियल था कि आपको क्यों करना है, यूपीएससी की तैयारी क्यों करनी है, अगर वो स्ट्रांग था और वो सॉलिड था तो आप प्रेशर हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ दोस्तों को देख के या फिर किसी के कहने पर शुरू कर दिया है और आपका खुद का मन नहीं है इतना पढ़ने का, तो प्रेशर हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ज़्यादातर लोग इसलिए क्वाइट कर देते हैं। सो कंपटीशन प्रेशर बस इतना है कि आप अपने आप को अपडेट रखिए। आपको कंपटीशन का ही एग्जाम है। प्रीलिम्स में जो लोग फेल हो जाते हैं, जो इंटरव्यू के लास्ट स्टेज में आके फेल हो गए हैं, जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको नॉलेज नहीं है, ठीक है, बस वो कंपटीशन की वजह से ही एक दो नंबर से रह गए होंगे बाकी सबके मुकाबले। तो इसका यही है कि आप बाकियों से ज़्यादा अपडेट रेगुलर पढ़ते रहें। अगर आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे 8 9 10 घंटे डेली, टेस्ट सॉल्व करते रहेंगे, स्ट्रेटेजी को स्ट्रॉन्ग रखेंगे अपनी, तो आप कर लेंगे। थोड़ा आइसोलेशन में जाना पड़ेगा लेकिन हो जाता है, कंपटीशन प्रेशर हैंडल हो जाएगा। इट्स नॉट वैसे भी जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि आप कुछ अलग कर रहे हैं, क्योंकि इतना सारा पढ़ रहे होते हैं तो आपका एटीट्यूड चेंज होता है चीज़ों को लेकर, वो हो जाता है। बाकी प्रेशर के लिए ज़्यादा तैयार रहना पड़ेगा आपको। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था और मैं 6 साल से सोशियोलॉजी पढ़ रहा हूँ, तो मैंने तो बहुत कुछ पढ़ डाला। इतना अच्छा स्कोर मेरा सोशियोलॉजी में नहीं रहा है, इस बार 244 ही रहा है, हालांकि मैंने लास्ट टाइम अच्छा स्कोर कर लिया था 270। ऑप्शनल मैंने सोशियोलॉजी पहले मैंने बेसिक बुक इग्नू की पढ़ी थी, उसके नोट्स बनाए थे, फिर मैंने हरलम्बस पढ़ी, फिर मैंने कुछ इंडियन राइटर्स पढ़े। उसके लिए मैंने यूट्यूब भी यूज़ करा सोशियोलॉजी के लिए। स्लीपी क्लासेस को मैंने काफ़ी यूज़ करा था सोशियोलॉजी के लिए, उसके मैंने उनके उनकी वीडियो से मैंने अपने नोट्स बनाए थे। दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट छूट जाते थे बुक से वो हो जाते थे। बाकी राइटर्स के लिए मैंने कुछ एक स्टैंडर्ड्स बुक भी पढ़ी थी। देन हरलम्बस तो मस्ट है ही। उसके बाद आप खुद के नोट्स बना सकते हैं करंट अफेयर कलेक्ट करके। करंट अफेयर सोशियोलॉजी में काफ़ी हेल्पफुल होता है, जिसके लिए आप न्यूज़पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं, मैगजीन यूज़ कर कर सकते हैं। तो वो आप करिए। अब मुझे आपका पता नहीं है आपका ऑप्शन क्या है, लेकिन सोशियोलॉजी का ही मैं बता सकता हूँ थोड़ा बहुत। हाँ, तो क्वेश्चंस के 11th 10th के बाद मैंने साइंस स्ट्रीम लिया था और उसके बाद मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स किया, फिर मैंने लॉ किया। सो मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड ही रहा है शुरू से, ह्यूमैनिटीज़ का मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा था। लॉ को छोड़ दे दो, हालांकि लॉ दूर से ही ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट लगता है, वो काफ़ी टेक्निकल है क्योंकि उसमें आप आईपीआर वगैरह, कंपटीशन लॉ वगैरह सब कुछ पढ़ ही लेते हैं। तो मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड ही रहा है शुरू से। एंड सी सेट के लिए आई एम सॉरी, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल अबाउट सी सेट, क्योंकि मैंने सी सेट के लिए प्रिपेयर नहीं किया है। मेरा हो जाता था सी सेट अपने आप। और बस फर्स्ट अटेम्प्ट जब था तो मैंने थोड़े मैथ्स के अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज किए थे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। उसके लिए मैंने सीधा अपनी 11th की एनसीईआरटी उठाई थी मैथ्स की, क्योंकि मैं मैथ ऑनर्स रहा तो मुझे मैथ्स करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। रीजनिंग पे मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया, मैंने कंप्रहेंशन और मैथ्स के क्वेश्चंस करे हैं। हालांकि मैंने रिस्क नहीं लिया है, क्योंकि जब मैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब वो सी सेट का पेपर देने बैठते हैं तो वो रिस्क लेते हैं, 35 36 क्वेश्चन कर आते हैं, 35 36, और उसमें उनका क्लियर हो जाता है क्योंकि उनका मैथ्स और रीजनिंग काफ़ी स्ट्रांग होता है। ऐसा भी लोग करते हैं, मैंने ऐसा नहीं करा। मैं तो हर बार भाई 55 से 60 क्वेश्चन की 55 के आसपास क्वेश्चन तो मैंने करे ही हैं। 55 क्वेश्चन आई हैव टू अटेम्प्ट इन सी सेट, बिकॉज मैं कोई एक भी सब्जेक्ट पढ़ के नहीं जा रहा था। आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनी सब्जेक्ट फॉर द सी सेट, सो आई हैव टू गो थ्रू द एंटायर पेपर। तो जो जो मुझे आता जाता था मैं करता जाता था पहले क्वेश्चन के बाद से ही। तो मैंने सी सेट के लिए कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है, मेरा तो यही था कि ज़्यादा क्वेश्चन तैयार करो। तो आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, तो आप पहले आप बेसिक बुक पढ़ लीजिए न्यूज़ की, उसके बाद आप शुरू कर सकती हैं हरलम्बस से। आप स्लीपी क्लासेस का यूज़ कर सकती हैं, उनके जो सोशियोलॉजी के सर हैं वो बहुत अच्छा ही पढ़ाते हैं सोशियोलॉजी, वो अच्छा कवर करा देंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। फिर आप नोट्स पढ़ सकती हैं। मैंने उपेंद्र कोचिंग के नोट्स पढ़े थे, उपेंद्र इंस्टीट्यूट के, वो GS1 के लिए अच्छे नोट्स हैं। GS2 के लिए आप बाजीरामन रवि के नोट्स पढ़ सकते हैं, महापात्रा सर के, वो भी बहुत अच्छे हैं। इससे आपका मोटा मोटा तो कवर हो जाएगा। फिर जो छोटा बचा है आपका,
वो जैसे कि कोऑपरेटिव मूवमेंट्स हुआ, 5 ईयर प्लानिंग हुआ, ये सब आपका इग्नू के मटेरियल से हो जाता है। उससे आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। इग्नू का मटेरियल खासकर जो इंडिया वाला है सोशियोलॉजी का, वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। दैट इज़ क्वाइट हेल्पफुल फॉर जीएस सोशियोलॉजी पेपर 2। उसमें आपको अच्छे एग्जांपल्स और अच्छे मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा राइटर्स के साथ, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, सोशियोलॉजिकली आंसर कैसे देना है, क्योंकि जो सोशियोलॉजी का पेपर 2 होता है, उसका जो सेकंड पार्ट होता है वो उसी पार्ट से क्वेश्चन पूछता है जो बहुत कम लोगों ने पढ़ा होता है। जैसे इकोनॉमिक्स पूछेगा, ठीक है, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स पूछेगा, सोशल मूवमेंट्स पूछेगा। तो इस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं लोग, और वहाँ पे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो आप इग्नू से वहाँ के नोट्स बनाइए, इकोनॉमिक्स से 5 ईयर प्लान के ऊपर नोट्स बनाइए। 5 ईयर प्लान तो उनका फेवरेट है शायद सोशियोलॉजी में, वो पूछते ही हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग, डेमोक्रेटिक प्लानिंग, उसमें वो अच्छे से दिया हुआ है। और फिर इसके साथ आप नोट्स मैंने कहा वाजीराम एंड रवि के सेकंड पेपर के लिए नोट्स अच्छे हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं। जियो पॉलिटिक्स पे मेरे व्यू, मतलब अगर आईआर कैसे प्रिपेयर करना है मैं वो आपको बताता हूँ। आईआर प्रीलिम्स में सिर्फ करंट अफेयर ही आएगा, तो आपकी लाइफ इजी है। मैगजीन उठाओ, विजन की या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, राव आईएएस की वगैरह वगैरह, किसी की भी उठाओ, वाजीराम की उठाओ, और आईआर अच्छे से कर लो। सेकंड चीज जो आईआर आपको हेल्प करना, आईआर को आपको ज्योग्राफी के साथ मिलाकर पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज दे आस्क लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन इन GS paper 1 of prelims. So you have to be thorough with the location that are in the news. And इस बार जो मेंस का क्वेश्चन था उसमें एक अच्छा क्वेश्चन आया था, स्ट्रेट्स और इस्तमुस जो वर्ल्ड ट्रेड में उनका क्या रोल होता है। तो वो भी पूरा करंट अफेयर से था। रबड़ प्लांटेशन है, वो भी करंट अफेयर से ही मतलब उसका करंट अफेयर तो नहीं, लेकिन उसके लिए आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। सो जो जो इलाके न्यूज़ में है उसके नोट्स बनाइए, लोकेशन लोकेट करते रहिए, मैप बनाने की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप प्रीलिम्स के साथ ही मैप बनाने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको मेंस में हेल्प कर देगा, क्योंकि मेंस में आपको 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी के सॉल्व करने हैं जीएस पेपर 1 में। अगर आप 8 में क्वेश्चन में 10 8 9 मैप बना देते हैं और 5 7 8 डायग्राम बना देते हैं, तो आपका स्कोर 110 के पार चला जाएगा ज्योग्राफी के दम पर ही। तो आपको मैप्स की प्रैक्टिस करनी होगी अच्छे से, ठीक है। तो आप पॉलिटिकल और मैप्स तो आते ही हैं, आप मार्केट से खरीदिए, सॉल्व करिए उनको, लोकेशंस को उन पर ऐड करने का। जो सिटीज़ न्यूज़ में है, जैसे रशिया यूक्रेन वाला में बहुत सारी सिटीज़ न्यूज़ में है। हर बार कोई ना कोई कुछ न्यूज़ में होता ही है। पहले अफगानिस्तान में वो भूकंप आया था तो वो न्यूज़ में था उस समय। ईरान इराक न्यूज़ में रहता था तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सीरिया के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आए हैं करंट अफेयर से, जब वो न्यूज़ में था। क्योंकि मैं 6 साल से दे रहा हूँ तो मुझे पता है क्या-क्या पूछा गया है। तो आपको ये लोकेशन अच्छे से करनी है। जियोपॉलिटिक्स प्रीलिम्स के लिए इतना ही है। जीएस पेपर 2 के लिए आपको अगर आईआर करना है तो आपको स्टैंडर्ड्स थोड़ा अपना बढ़ाना पड़ेगा। खासकर आपको आईआर वाली वोकैबुलरी अपने ऐड करनी पड़ेगी। अगर आपको अच्छे से जीएस पेपर 2 में स्कोर करने के लिए आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। वोकैबुलरी जो आईआर की बुक्स में स्टैंडर्ड बुक्स में यूज होते हैं, वो स्टैंडर्ड वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। फिर वो करंट अफेयर ही होता है आईआर सेकंड पेपर में भी, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आप उसके लिए डीडी न्यूज़ राज्यसभा चैनल है, उस पे जो शोज आते हैं उनका हेल्प ले सकते हैं अपना व्यू डेवलप करने के लिए। और अपना स्पेशली वोकैबुलरी पे तो आपको ध्यान देना ही है हर सब्जेक्ट की। जैसे गवर्नेंस की वोकैबुलरी अलग होती है थोड़ी, पॉलिटी की वोकैबुलरी थोड़ी अलग होती है, और जो आपका आईआर है उसके वर्ड्स थोड़े अलग होते हैं। तो आपको वो वर्ड्स पता होने चाहिए। वो आप वर्ड सीखेंगे तो आपको मार्क्स मिलते हैं। उन्हें कीवर्ड्स बोलते हैं जब आप जनरल लैंग्वेज में। तो मैं कह रहा हूँ वोकैबुलरी, वैसे वो कीवर्ड्स ही हैं, तो उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, थिएटर वाला, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। देखो भाई, पता था करना है क्योंकि कुछ सोच के ही शुरू किया था 2016 में ग्रेजुएशन के बाद। तो और वैसे भी मैंने बहुत सारा टाइम लगा दिया था, एंड दैट्स वाज अ प्रीशियस टाइम। देखो जो टाइम आप यूपीएससी को देने वाले हो, आपका लाइफ का वो टाइम है जब आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। तो आप कुछ भी कर सकते हो उस टाइम पे, ठीक है। वो 24 25 22 वाला जो एज वाला टाइम होता है, वो आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो। तो हाँ, वो सबसे प्रीशियस टाइम अपनी बॉडी का लगा रहे हो, तो कुछ सोच के ही लगाना कि लॉन्ग टर्म अगर चलना पड़े तो चल सके। तो मोटिवेशन स्ट्रांग था जब मैंने शुरू किया था, तो मैंने बार-बार फेल होने के बाद भी मैं लगा रहा उसमें, इसलिए वो हो गया। तो आप और ये ध्यान रखना है कि ये काफ़ी डिस्ट्रैक्शन वाला पीरियड भी होता है, क्योंकि अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो आप बहुत जल्दी भटक सकते हैं।
आपको दूसरों से चिढ़ भी होने लग सकती है, क्योंकि आपके दोस्त होंगे जो अच्छा कोई इंजीनियरिंग कर रहा होगा, कोई डॉक्टर बन रहा होगा, दे आर डूइंग गुड जॉब्स, दे आर सपोर्टिंग देयर फैमिलीज, दे आर अर्निंग मोर, दे आर ओइंग देयर ओन असेट्स एंड यू हैव नथिंग। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट पार्ट ऑल्सो। ठीक है, तो बस आपका मोटिवेशन स्ट्रांग होना चाहिए भाई करने के लिए, जब ही हो पाएगा। और ये कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन से तो नहीं होगा, कि अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप डाउन होंगे, आप कोई वीडियो देख डालेंगे यूट्यूब पे मोटिवेशन के लिए और आपको जोश आ जाएगा और आप कर लेंगे, तो वो नहीं होगा। इसके लिए आपको इनर मोटिवेशन चाहिए, और इनर मोटिवेशन आपकी स्ट्रांग जब भी होगी जब आपने शुरू क्यों किया था वो स्ट्रांग होगा। तो जब आप शुरू कर रहे हैं तो सोच समझ के ही कीजिएगा, क्योंकि टाइम लग सकता है। और बिगनर्स के लिए शुरू कैसे करना है, आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको करना है नहीं करना। पहले तो डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है। फिर आप डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं तो आपको रिसर्च थोड़ी करनी चाहिए कि क्या रहा है, कितना रिजल्ट रहता है, आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। आपने 11th-12th में आपने जो 11th-12th और ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसे आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। तो अगर आपने साइंस पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए आप सीसेट को आराम से हैंडल कर लेंगे। आपने ह्यूमैनिटीज़ पढ़ा है तो आपको ग्रेजुएशन में ह्यूमैनिटीज़ पढ़ा है तो आपको अपनी राइटिंग स्किल्स पर भरोसा होना चाहिए कि आप मेंस हैंडल कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने कॉमर्स पढ़ा है तो आपको सब कुछ ही मैनेज करना आता है, इसका मतलब अगर आपने कॉमर्स साइड के हैं तो इस तरीके से जो भी आपका फील्ड है ग्रेजुएशन तक, उसको आपको अच्छे से यूटिलाइज तो करना पड़ेगा किसी ना किसी रूप में यूपीएससी के लिए, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो। इंटरव्यू में तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी ही चेक हो जाएगी, तो आपका जो भी आपने आज तक ज़िंदगी में कमाया है, मतलब पढ़ा है, वो आपका इंटरव्यू में दिख जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यही होगा कि आपको करना है बिगनर्स के लिए। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि जो आपने अब तक अर्न किया है वो आपको यूज़ कैसे करना है, फुल्ली यूटिलाइजेशन कैसे होगा उसका। और तीसरा, फिर आप थोड़ी रिसर्च कीजिए, किताबें पढ़ना शुरू कीजिए खरीद कर। एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं, और अब तो एनसीईआरटी फ्री अवेलेबल है ऑनलाइन, तो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। देन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है शुरू से, और 2025 की स्ट्रेटजी, यानी कि आप 2 साल बाद की बात कर रहे हैं, और इंग्लिश कैसे सीखें। उम, देखिए, इंग्लिश ज़रूरी नहीं है यूपीएससी के लिए सीखना, हिंदी मीडियम्स के भी टॉपर्स आ रहे हैं। पिछली बार भी टॉप 100 में बहुत सारे लोग थे हिंदी से, इस बार भी हैं, और हिंदी से लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंटरव्यू में हिंदी में 190 प्लस स्कोर आराम से जा रहा है। तो ये कोई चैलेंज नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको इंग्लिश में ही करना है, आप हिंदी से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है? तो इंग्लिश कैसे सीखेगा क्वेश्चन का आंसर तो मैं नहीं दूँगा, क्योंकि ये तो आपको स्कूल में हो गया आपके, या कॉलेज में हो जाना था। स्ट्रैटेजी 2025 की यही है कि अब 2025 में आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं अभी से। न्यूज़पेपर पढ़ना तो शुरू कर ही दीजिए, और अपनी बुक्स पढ़नी शुरू कर दीजिए। मतलब जब आप पेपर देने वाले हैं उससे 1 साल पहले तक अगर आप अपनी बेसिक्स बुक कंप्लीट कर लेंगे और अपनी ऑप्शनल को थोड़ा तैयार कर लेंगे तो इट इज़ गुड। फिर आप 1 साल के अंदर पूरी एनर्जी के साथ तैयारी कर सकते हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड में बता चुका हूँ, मैथमेटिक्स ऑनर्स एंड लॉ। फिर उससे पहले मेरे पास साइंस था। सब कुछ मैंने ड्यू से ही किया है, और स्कूलिंग भी मेरा दिल्ली से ही हुआ है। स्कूल मेरा 12th 11th-12th गवर्नमेंट स्कूल था, फिर कॉलेज भी ड्यू का ही कॉलेज रहे हैं, तो आई गो थ्रू गुड कॉलेजेस, तो वो इशू नहीं रहा है मेरे साथ। एक मैगजीन और वेबसाइट फॉलो कर रहे हैं सफिशिएंट है क्या? हाँ, देखो, न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि उसका शॉर्टकट नहीं है। न्यूज़पेपर आप पढ़िए, लेकिन आप मैगजीन और वेबसाइट की हेल्प ले लीजिए न्यूज़पेपर से आपको निकालना क्या है वो देखने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ लिया और आपको लगता है कि कुछ छूट जाएगा, या कोई न्यूज़ है कि आप उसके नोट्स खुद नहीं बना पा रहे हैं, जैसे साइंस का कोई आर्टिकल आपने पढ़ लिया और आपको लगता है कि आप उसके नोट्स खुद नहीं बना पा रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या मैगज़ीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो डेली न्यूज़ अब इंस्टीट्यूट्स डालते हैं वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन अखबार तो पढ़िए, क्योंकि अखबार पढ़ने से आपको एस्से में हेल्प मिल जाएगी, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी जब आप अखबार पढ़ेंगे तो। जैसे मैंने कहा कि आपको सब्जेक्ट वाइज़ वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग थोड़ी कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आपके अगर हर इंप्रेशन अच्छा बढ़ जाएगा साइकोलॉजिकल चेकर के ऊपर, कॉपी चेक करने वाले के ऊपर, अगर आप अच्छी वोकैबुलरी यूज़ करेंगे तो आपको 5-6 नंबर तो बढ़ा के दे देगा आराम से। तो न्यूज़पेपर तो छोड़ना नहीं है, ठीक है? हाँ, और न्यूज़पेपर को आप सप्लीमेंट कर सकते हैं बाकी मटेरियल के साथ, मैगज़ीन्स के साथ या किसी और चीज़ के साथ। एक न्यूज़पेपर काफ़ी है, एक मैगज़ीन काफ़ी है, लेकिन फिर आपको टेस्ट सीरीज़ अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, जितने ज़्यादा हो सके उतने सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार कुछ मैगज़ीन में कुछ छूट जाता है, दूसरी में आ जाता है। लेकिन आजकल मैगज़ीन्स भी बहुत मेहनत कर रही हैं, तो एक मैगज़ीन काफ़ी है, और टेस्ट और न्यूज़पेपर तो ज़रूरी है।
थैंक यू आशीष धुरंधर। नहीं, अब मैं मेरा हो गया, 6 अटेम्प्ट हो गए, तो अब मैं नहीं होने वाला हूँ। नकुल गौर, हाय सर, हेलो नकुल। देखो, आंसर राइटिंग बेसिक से कैसे करें, आपका क्वेश्चन है। सो ये भी एक अच्छा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैंने शुरू करा था 2019 में, पहला मेंस लिख रहा था, तो मेरी आंसर राइटिंग इज लाइक कवाड़ा बिल्कुल, क्योंकि मैंने तो थ्योरेटिकल आंसर लिखे ही नहीं थे बहुत साल से। अब मैं मैथ्स पढ़कर आया था 3 साल, तो आपको मैथ्स की लैंग्वेज पता है, वहाँ पे सिंबल्स होते हैं हर चीज़ के लिए, तो हमें वो लंबे आंसर लिखना तो नहीं आता। डेरिवेशन वगैरह ही कर रही थी। फिर तो अब अगर शुरू बेसिक अंडर आंसर राइटिंग करनी है, तो आप शुरू कर सकते हैं। अब आपने एक बार अपना पढ़ लिया, आपने शुरू करा पढ़ना, आपको हो गए हैं 2-3 महीने पढ़ते पढ़ते, तो आप बेसिक आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे कि आप ज्योग्राफी के कोई आपने फिनोमेना पढ़, आपने ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लिया है, आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया है, जैसे आपने कास्ट टोपोग्राफी वाला चैप्टर पढ़ लिया है, तो आप उसके ऊपर उसके क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसके आंसर खुद लिखिए अपनी राइटिंग में, अपने हाथ से। तो एनसीईआरटी के आंसर से शुरू कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा आंसर कैसे लिखने हैं। आपको कम से कम जब आप पहला आंसर लिखेंगे, तो आपका कंटेंट उसमें बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप शायद देख के भी लिखें पहला आंसर, और आपने जब भी पढ़ा हो और जब भी आप आंसर लिख रहे हो, तो पहले 1-2 आंसर लिखेंगे, आपका कंटेंट अच्छा आएगा। लेकिन हो सकता है स्ट्रक्चर गंदा आए, तो फिर आप उसे स्ट्रक्चर में ढालना शुरू कीजिए। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। फिर आपको वो कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है। पहले आप आंसर लिखेंगे, फिर आप स्ट्रक्चर्ड करना शुरू करेंगे, उसके बाद आपको पता चलना शुरू होगा कि तीनों में सेग्रीगेट कैसे करना है। जैसे कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो आप सिंपल इंट्रोडक्शन हो सकता है कि आप टाइमलाइन लिख के छोड़ दें, टाइमलाइन लिख दें और उस पीरियड को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें जिस पीरियड का सवाल है वो पूछा गया है। ठीक है, उसके कंक्लूजन में फिर आप लिख सकते हैं कि उसका मॉडर्न डे इम्पैक्ट क्या है, कि हाउ द प्रोसेस द फिनोमेना इज कनेक्टेड टू द प्रेजेंट नाउ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका धीरे धीरे शुरुआत होगा और आप अच्छा कर लेंगे। तो कंटेंट हमेशा शुरू में अच्छा ही होता है आपका, क्योंकि आपने पढ़ा होता है, धीरे धीरे स्ट्रक्चर होना शुरू हो जाता है। ध्यान रखना, मेंस में 50% मार्क्स इसी पर निर्भर करेंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही है आंसर राइटिंग की। नॉलेज तो आपकी 25 से 30% ही काम आएगी, उसके बाद आपका स्ट्रक्चर जो आपने प्रैक्टिस करा होगा आंसर राइटिंग को, वो आपको काम आएगा। तो वो 50% उसकी है इम्पोर्टेंस। तो आंसर राइटिंग आप अच्छे से कीजिएगा। टॉपर्स की कॉपी चेक कर लीजिए, क्यों आप देखिए उन्होंने इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, और 150 वर्ड का आंसर, 150 वर्ड के आंसर को उन्होंने किस तरीके से हैंडल करा है, 250 वर्ड्स के आंसर को उन्होंने किस तरीके से हैंडल करा है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो वर्ड्स लिमिट को ध्यान नहीं रखते हैं, जैसे कि 150 वर्ड का क्वेश्चन है तो वो 180 वर्ड तक भी लिख कर आते हैं। मैंने भी ऐसे किया है। 250 वर्ड का क्वेश्चन है तो 280 290 चला जाता है, क्योंकि आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो उसके भी नंबर मिल जाते हैं आपको 100। आप अगर का अच्छा कंटेंट लिख कर आ रहे हो, कि वो अच्छा कंटेंट लिखने का मतलब है जो क्वेश्चन ने पूछा है उससे जुड़ा हुआ ही कंटेंट लिख रहे हो, और वो इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मजा आएगा चेक करने वाले को, तो आप उस कंटेंट लिखकर भी 100+ स्कोर कर सकते हो। लेकिन स्ट्रक्चर तो होना ही पड़ेगा आंसर को। तो आंसर राइटिंग का बेसिक यही है भाई। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के आंसर लिखने शुरू कर लो, मॉडर्न आंसर चेक कर लो। चैट जीपीटी का थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हो, लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके आंसर अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो बस ये चेक कर सकते हैं कि चैट जीपीटी आपको एग्जाम्पल वगैरह अच्छे दे देता है ढूंढ ढूंढ के, तो वो आप ऐड कर लो अपने आंसर राइटिंग स्किल्स में, अपने वो एग्जाम्पल। जैसे मैंने आपको बताया ना, जीएस2 गवर्नेंस के पेपर में केस स्टडी और का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो आपको चैट जीपीटी करके दे देगा। लेकिन उस पे पूरा तरीके से रिलाई नहीं होना है, बस क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन उसकी सही नहीं होती है। ठीक है, तो और एसए की आंसर राइटिंग बिल्कुल अलग होगी जीएस से, ऑप्शनल की थोड़ी अलग हो जाती है जीएस से। तो एसए पे मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं 130 तो कभी पार नहीं कर पाया हूँ एसए में। तो मैंने जीएस का आपको बताया कि आप पहले शुरू करिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही, उसके बाद स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, और उसके बाद आपको पता सेग्रीगेशन पे ध्यान दीजिए। 3 स्टेप में करेंगे तो आपका आंसर राइटिंग अच्छे हो जाएगा। जब आपको कंटेंट लिखना आ जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि आपको कम से कम नॉलेज हो गई है, अब बस आपको स्ट्रक्चर करना है। फिर आप इसे 3 पार्ट में तोड़ लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, और फिर लास्ट में बस पॉलिशिंग रह जाएगी। और पॉलिशिंग होती है आपको पता हो कि किस चीज जगह क्या लिखना है, क्या इंट्रोडक्शन बेटर इंट्रोडक्शन होगा, कौन सा कंक्लूजन बेटर कंक्लूजन होगा, तो वो आपका बाद में होगा। तो इस 3 स्टेप फॉलो कीजिए, आपका हो जाएगा आंसर राइटिंग का। तो कोई हिंदी मीडियम, देव प्रताप यादव, ही इज हिंदी मीडियम टिल ग्रेजुएशन, उसके बाद पीजी करी इंग्लिश मीडियम से, और अभी कर रहे हैं सेम। तो आप हिंदी में ही आंसर दीजिए, क्योंकि अगर आपने पीजी हिंदी में करा है तो आपका हिंदी पे कंट्रोल अच्छा होगा। और हिंदी में अगर आप स्टैंडर्ड वर्ड्स लिखते हैं, थोड़ी अच्छी हिंदी लैंग्वेज यूज करते हैं, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है,
मतलब जैसे इंग्लिश में वोकैबुलरी होती है हर सब्जेक्ट की, वैसे ही हिंदी में भी होती है, और जो उसे अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं उनको मार्क्स मिल जाते हैं, और हिंदी में अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं, तो हिंदी इज नॉट अ चैलेंज टू क्लियर यूपीएससी, ठीक है। और हिंदी में इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जो हिंदी के टॉपर्स हैं उनकी कॉपी चेक कीजिए, उन्होंने किस तरीके से लिखा है पेपर को अपने, और हिंदी में कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कोई चैलेंज नहीं है कि हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट होना जरूरी है, ठीक है। और और हिंदी के एसए में स्कोर करना ज़्यादा थोड़ा आसान हो जाता है मेरे ख्याल से, तो हिंदी के मुकाबले याद करना आसान हो जाता है हिंदी में कुछ चीज़ों को। हाँ, कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे कि जीएस पेपर 2 है, तो वहाँ थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आपकी हिंदी अच्छी है, जैसे आप कह रहे हैं ग्रेजुएशन तक हिंदी है, तो वो भी हो जाएगा। कुछ स्टैंडर्ड सब जैसे जी गवर्नेंस हुआ, साइंस एंड टेक हुआ, तो वहाँ थोड़ा हिंदी वालों को चैलेंज हो सकता है, लेकिन अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो वो चैलेंज नहीं है फिर। को-क्यूक्युलर तो मैंने भी भाई कुछ खास नहीं किया है, ग्रेजुएशन तक तो नहीं किया था। उसके बाद मैंने अपने लॉ कॉलेज में तो कुछ एक्टिविटीज़ की हैं, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखो ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं होगा, क्योंकि वो भी एक पर्सनैलिटी है कि आप को-क्यूक्युलर एक्टिविटी, क्या पता आपके स्कूल में हो ही ना, आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है, तो ये भी मैटर करता है, ठीक है। आपके जवाब देने का आपका एटीट्यूड क्या है वो ज़्यादा मैटर करेगा, अगर आपने एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं भी किया है तो। इससे आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको थोड़ा अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो ये आप कर लेंगे आराम से। तो आप कुछ कर लो, अभी तो टाइम है। को-क्यूरिकुलर तो अभी भी कर सकते हो, अभी इस साल, अभी अगले अटेम्प्ट में तो 1 साल है ही, तो कुछ भी जॉइन कर लो, कोई हॉबी बना लो, पेंटिंग शुरू कर लो, डांसिंग कर लो, कोई एक तरह का डांस पकड़ लो, सिंगिंग कर लो, कुछ भी एक हॉबी डेवलप कर लो। दैट्स नॉट अ चैलेंज, 1 साल में तो आप कर ही लोगे कुछ ना कुछ। कॉलेज के फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो पहले तो अपना बेसिक जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसको देख लो किस तरीके से यूज़ हो पाएगा, क्या वो आपका ऑप्शनल में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर वो आपका ऑप्शनल में कन्वर्ट हो सकता है तो सोचो उसमें 300 प्लस कैसे स्कोर करना है। बेसिक्स बुक पढ़नी शुरू कर दो, कुछ किताबें उठा लो, पॉलिटी की उठा लो, ज्योग्राफी उठा लो। अब तो यूट्यूब पे बहुत अच्छे चैनल्स हैं जो आपको ज्योग्राफी बिल्कुल एक ग्राफिकल वे में समझा देते हैं, तो आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो फर्स्ट ईयर से हो तो मैं तो यही कहूँगा कि पहले अपना ऑप्शनल पे ध्यान दे लो भाई, क्योंकि अगर आपका कॉलेज वाला जो आप पढ़ रहे हो वही उसमें से कुछ ऑप्शनल बनाना है, तो आपके 500 मार्क्स फिर आपके हाथ में है, तो उसे उस तरीके से याद कर लो। आई एम फ्रॉम आर्यभट्ट कॉलेज फॉर मैथमेटिक्स ऑनर्स, देन आई शिफ्ट टू कैंपस लॉ सेंटर, so now I am out. In 2023 I completed my law graduation। अस्मित विश्वास का क्वेश्चन था ये। इट्स योर लास्ट ईयर, कॉन्ग्रेचुलेशन अस्मित विश्वास, यू आर गोइंग टू ग्रेजुएट दिस ईयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वंशिका। सर्विस एलोकेशन अभी नहीं हुआ है आशीष धुरंधर, आई होप ये हो जाएगा कुछ दिनों में। योगेश का क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग में बुक रीडिंग कैसे करें, उसे याद कैसे रखें। देखो बुक रीडिंग तो एक अच्छी आदत है, तो जल्दी डाल लोगे तो अच्छा ही रहेगा। और बुक को रीड कैसे करना है, देखो 2 तरीके से बुक रीड कर सकते हैं। एक होता है कि आप स्लो जाएँ, लेकिन आप सब कुछ समझते हुए जाएँ, कि या एक तरीका हो सकता है कि आप बहुत फास्ट जाएँ, अब समझ आए ना आए लेकिन फास्ट चले जाएँ। इससे आप मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अभी फ्रेश ही हैं, शुरू ही कर रहे हैं, तो आपको तो स्लो जाना चाहिए और सब कुछ समझ लेना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएँगे ना, तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आपको आता नहीं है प्रीलिम्स में बैठकर। प्रीलिम्स में सिर्फ जो आता है वो जो क्वेश्चन आपको आता है वही अटेम्प्ट नहीं करना है, जो नहीं आता है वो भी आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको मुश्किल से 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन हैं जो अच्छे से आते होंगे। उसके बाद जो 65 क्वेश्चन बचे हैं, वो आपको पूरी उस पे आपकी 100% सिक्योरिटी नहीं होगी, और 35 भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। अगर जिस तरह इस बार का ऑप्शनल आए थे ओनली 1 ओनली 2, तो मेरे ख्याल से 30 भी अच्छा है। अगर आपको 30 क्वेश्चन अच्छे से आते हैं तो आपका होने के चांस अच्छे हैं। तो आपको वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं जो आपको नहीं आते हैं, और उसे करने का एक तरीका है कि आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, थोड़ा आपका जो नॉलेज का बेस है वो थोड़ा ब्रॉड हो, तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो थोरोली पढ़ो थोड़ा, और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। स्टार्टिंग में यही करना है बुक्स के साथ। और फर्स्ट अटेम्प्ट जब पहली बार कोई बुक रीड कर रहे हो तो नोट्स नहीं बनना चाहिए, ना ही हाईलाइट करना चाहिए।
क्योंकि वरना तो आप पूरी बुक ही हाइलाइट कर दोगे अगर आपका फैमिलियर सब्जेक्ट नहीं है तो पहली रीडिंग में तो मेरे ख्याल से नोट्स बनाने का आइडिया ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अलग इंटेलिजेंट हैं तो थोड़ा बात अलग है, लेकिन पहली बार में मैं आपको आइडिया नहीं आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आप नोट्स बनाइए। पहली बार में आप रीडिंग कर लीजिए, सेकंड बार में नोट्स आराम से बन जाएँगे, हाइलाइट भी आराम से हो जाएगा क्योंकि आपको पता होगा क्या फालतू है, क्या नहीं है। कुणाल प्रसाद पूछ रहे हैं व्हाट इज फिलॉसफी एंड टेल मी अबाउट मेटाफिजिक्स। तो ये एथिक्स का है इनका। फिलॉसफी का मतलब हिंदी में होता है दर्शन, और दर्शन का मतलब है कि आपका परसेप्शन कुछ चीज़ों को देखने का। तो फिलॉसफी सबसे सिंपल भाषा में होगा कि परसेप्शन क्या है चीज़ों को देखने का। और मेटाफिजिक्स मेटाफिजिक्स फिलॉसफी ही एक है। और अ, इसका मुझे पर्टिकुलरली तो नहीं पता है भाई मेटाफिजिक्स, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम हो गया एथिक्स पढ़े हुए, और फिलॉसफी मेरा सब्जेक्ट कभी नहीं रहा है, मैंने छुआ भी नहीं है, मुझे फिलॉसफी से बहुत डर लगता है। लेकिन फिलॉसफी मेजर मेजर तो परसेप्शन ही होती है चीज़ों को देखने का, ये आपको एथिक्स में ही काम आएगा। तो आपको कुछ फिलॉसफीज पढ़नी पड़ेंगी, कांत की फिलॉसफी, सुकराट की फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी। इंडियन में भी वैदिक फिलॉसफी अलग होती है, फिर जैनिज्म फिलॉसफी, बुद्धिज्म फिलॉसफी। तो फिलॉसफी इज अबाउट परसेप्शन, चीज़ों को देखने का, चीज़ों को समझने का, आपका नज़रिया कैसा होता है। मेडिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल फिटनेस तो लास्ट स्टेप है। अ, अगर आप आईपी टेक्निकल सर्विसेज में ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी तो नहीं होगी। मैं आपको मेडिकल फिटनेस की, हाँ, लेकिन ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, बॉडी में ओबेस नहीं होने चाहिए आप। तो उसके लिए आपको फिट रहना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था कि एक स्ट्रॉन्ग शरीर ही एक स्ट्रॉन्ग माइंड को होल्ड कर सकता है। तो अगर आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी बॉडी में इलनेस है, इलनेस आप एलिमेंट के साथ जी रहे हो, इल है आपकी बॉडी, तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम नहीं करेगा। और ये तो आप अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल से जानते ही होंगे, अगर आपकी बॉडी में कहीं कोई चोट है या कोई दर्द है तो फिर आपका और कहीं कंसंट्रेशन हो नहीं पाता है। सो फिट तो थोड़ा बहुत रहिए, अपनी बॉडी बॉडी को तो नहीं लॉस कर सकते ना एक एग्जाम के लिए, ठीक है। करियर तो और भी फील्ड से बन सकता है, लेकिन बॉडी तो एक ही रहेगी। तो स्पिरिचुअली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट होना जरूरी है, क्योंकि स्पिरिचुअली और फिजिकली फिट होंगे तभी आप मेंटली फिट होंगे। भाई पोएम्स में अपना कोई इंटरेस्ट खास नहीं है, और मैं गाने तो बिल्कुल भी नहीं वाला हूँ, और मैंने कोई पोएम्स पढ़ी भी नहीं है खास। अब बचपन में ही पढ़ी थी 10th तक जब हिंदी पढ़ते थे, ठीक है। तो नाउ हम अब मैं आपको बता दे, ठीक है, क्वेश्चंस तो आपके खत्म हो गए हैं मेरे ख्याल से। सो हम मैंने आपको प्रीलिम्स का लिए बता दिया है कि आपको किस तरीके से प्रीलिम्स को अपना एटीट्यूड कैसे रखना है। आपका कॉन्फिडेंस जरूरी है, प्रीलिम्स में प्रैक्टिस करनी है जो, और एक ही क्वेश्चन को, एक ही टॉपिक को अगर आप डिफरेंट क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसमें खेला कहाँ जा सकता है यूपीएससी के द्वारा, किस स्टेटमेंट को किस तरीके से घुमाया जा सकता है। तो मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत जरूरी है, प्रीलिम्स के खासकर रिपीट होते हैं क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में। कॉन्सेप्ट तो पक्का ही रिपीट होते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन क्या है, फॉरेक्स रिजर्व क्या है, ये हर साल ही चेंज होता रहता है, तो हर साल न्यूज में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो फॉरेक्स रिजर्व जो 2021 में था वो 2022 में तो नहीं होगा, या तो बढ़ गया होगा या घट गया होगा। इन्फ्लेशन भी जो 2001 में था वो 2022 में तो नहीं होगा, चेंज हो गया होगा। स्टेबल रहना तो थोड़ा मुश्किल ही होता है। अब तो जियो पॉलिटिक्स जिस तरह की इस वक्त है, तो उस समय तो बहुत ज़्यादा मैक्रो इकोनॉमिक जो क्रेडेंशियल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, ये तो बार बार न्यूज़ में आते रहेंगे, तो बेसिक तो स्ट्रॉन्ग रखना ही है। फिर आप एनसीईआरटी जो है 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो बेसिक्स के लिए बहुत अच्छी है। उसके बाद मैंने तो अपनी जब मैंने ग्रेजुएशन की थी तो मैंने थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ा था, तो मैंने वहाँ से कोई बुक उठाई थी। अब मेरे को बुक राइटर का नाम याद नहीं है, लेकिन वो डीयू के कोई प्रोफेसर थे, उन्होंने वो बुक लिखी थी, तो मैंने ग्रेजुएशन के दौरान वो पढ़ी थी, तो वही मैंने पढ़ ली थी इसके दौरान अपने यूपीएससी के लिए। सो मेरे लिए वो इजी हो गया था। लेकिन आपको इकोनॉमिक्स से नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आपको नोट्स मिल जाते हैं आराम से, किसी अच्छी कोचिंग के उठा लो। बेसिक कर लेना अपना जरूरी, इकोनॉमिक्स का बेसिक बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स का प्रीलिम्स में बेसिक ही पूछते हैं। फिर 5 ईयर प्लान्स के ऊपर से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता था, अब तो नहीं आ रहा है 2-3 साल से, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग इकोनॉमिक हिस्ट्री भी पता होगी तो आपके लिए अच्छा होगा मेंस में लिखना, आंसर आसान हो जाता है थोड़ा, ठीक है। साइंस एंड टेक के लिए करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस रखना है। बेसिक एक बार पढ़ लो, हो सके तो कुछ नोट्स बनाने हो तो बनाना, वरना वो ऑप्शनल है, नोट्स आप छोड़ सकते हो। और बेसिक पढ़ना भी आप
रिस्क ले सकते हो साइंस एंड टेक्स का बेसिक का, लेकिन अगर थोड़ा बहुत बेसिक पता होगा तो फिर वही है, अगर वो एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है, एनिमल किंगडम से पूछ लेगा, ठीक है, प्लांट किंगडम से पूछ लेगा एक दो क्वेश्चन बेसिक यूपीएससी। और अगर थोड़ा साइंस बेसिक से कर लोगे तो प्रीलिम्स तो यूपीएससी का हो जाएगा, पीसीएस भी हो जाएगा आपका, क्योंकि वहाँ तो बहुत साइंस पूछते हैं और बायोलॉजी, बेयर बायोलॉजी पूछते हैं वहाँ तो, फैक्ट्स पूछते हैं, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो थोड़ा साइंस का बेसिक कर लेना, यूट्यूब का यूज़ कर सकते हो बुक्स के साथ। देखो यूट्यूब खाली कहीं भी यूज़ नहीं करना है, कोई भी इंटरनेट का सोर्स खाली यूज़ नहीं करना है, उसे बुक्स के साथ ही पढ़ना है, ठीक है, वरना भटक जाओगे, क्योंकि यूट्यूब पे पता नहीं कौन आके क्या बोल जाए, ठीक है। तो बुक्स बहुत जरूरी है गाइड करने के लिए, आपको आपकी लिमिटेशन जो तय करेंगी वो बुक्स तय करेंगी, और जो आपकी बिगनिंग होगी कहाँ से शुरू करना है कहाँ खत्म करना है वो बुक्स बताएंगी। बुक्स को समझने के लिए यूट्यूब यूज करना है, बुक्स को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर, हटा देना नहीं है, मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं कर देना है यूट्यूब को और या किसी और सोर्स को बुक से। बुक्स आर मस्ट, दे शुड बी रीड, न्यूज़पेपर इज मस्ट एंड इट शुड बी रीड। आपको हैंड राइटिंग ऐसा नहीं है कि हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी जरूरी है, लेकिन आपकी हैंड राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, मतलब आपने जो लिखा है वो समझ आना चाहिए। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है और जो लोग बोलते हैं कि अगर आपकी राइटिंग को पढ़ने में आसानी हो रही है चेक करने वाले को, तो वो आपसे खुश रहेगा। लेकिन अगर आपकी राइटिंग ऐसी है कि पढ़ने वाले को दिक्कत हो रही है, तो भाई फिर आपका फ्यूचर उसके हाथ में है। तो आप खुद ही कभी एक बार ट्राई करके देखना, आप अपनी किसी बच्चे की कॉपी चेक करके देखना, एक अच्छी राइटिंग वाले बच्चे की कॉपी और एक एवरेज राइटिंग वाले की कॉपी चेक करके देखना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका माइंडसेट कैसे चेंज होता है जब आप दो कॉपी सेम कंटेंट की हो लेकिन राइटिंग अलग अलग हो। तो आप कैसे आप चेकिंग कैसे करते हैं, आपका माइंडसेट कैसे चेंज हो जाता है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि राइटिंग की कितनी कीमत है। लेकिन लेजिबल होनी चाहिए और समझ आनी चाहिए, अगर दो चीज़ें हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिल्कुल आप ऐसा लिख दें कि वो ना तो समझ आए ना ही वो उसे पढ़ने में बहुत दिक्कत हो, चश्मा बदलना पड़ जाए चेक करने वाले को, तो आपके नेगेटिव्स में जा सकते हैं मार्क्स। हम्म, ठीक है। फिर डिजास्टर में जीएस 3 में हम सब्जेक्ट देख लेते हैं, उसमें मेजर 5 सब्जेक्ट हैं। आपका सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए करंट अफेयर न्यूज़पेपर्स इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप उसके लिए ORF, एक ORF ऑब्जर्वर रिजर्व फाउंडेशन के रिसर्च पेपर्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। ORF इंपॉर्टेंट है, IDSA है वो भी इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। यूनाइटेड नेशंस की साइट्स हैं, खासकर यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट ऑन सॉरी यूनाइटेड नेशन का ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड टेररिज्म, ये सारे जो यूनाइटेड नेशंस की रिसर्च होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि उन्होंने रिसर्च में क्या कहा गया है। जब आप किसी सोर्स को रेफर करके कोई इन्फॉर्मेशन लिखते हैं पेपर में, तो उसका इम्पैक्ट अच्छा होता है जब आप बस बेयर इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं बिना किसी रेफरेंस के। रेफरेंस बहुत जरूरी है GS2 में भी, 3 में भी, और 1 में भी। अब तो जिस तरह का सोच 1 में भी, अगर आप 1 में रेफरेंस की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, हिस्ट्री आप सिंपल लिख सकते हैं, ज्योग्राफी लिख सकते हैं, सोसाइटी लिख सकते हैं। लेकिन 2 और 3 आपको रेफरेंस देना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको रिपोर्ट्स पढ़नी आनी चाहिए। ORF की रिपोर्ट बहुत अच्छी होती है, IDSA की रिपोर्ट अच्छी है डिफेंस के लिए और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। देन करंट अफेयर की मैगजीन्स, सजेशंस होनी चाहिए कि किस तरीके से इम्प्रूव करना है। जैसे इस बार मराइन सिक्योरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं मराइन सिक्योरिटी के ऊपर। ये सब रहेगा तो आपका मार्क्स बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। इन इकोनॉमिक्स जो है GS पेपर 3 में, तो आपकी वो इकोनॉमी आपकी माइक्रो लेवल की इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, आउटपुट, इनपुट्स, ठीक है। आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई इकोनॉमी है, इक्विटी, ग्रोथ, इंटरजनरेशनल इक्विटी, जो वर्ड्स हैं उसमें वो सबकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए ताकि आपका इंट्रोडक्शन लिखना आसान हो जाए। जब आपको डेफिनेशन आती है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन आती है किसी एक कीवर्ड की, तो आपका इंट्रोडक्शन बाकी के इंट्रोडक्शन से अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। और जब एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड इंट्रोडक्शन कोई पढ़ लेगा कॉपी चेक करने वाला, तो उसका पॉजिटिव माइंड सेट हो जाएगा, बाकी आंसर को पढ़ते हुए वो कुछ नेगेटिव्स होंगे तो इग्नोर कर देगा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। देन और फिर आता है उसमें साइंस एंड टेक, करंट अफेयर बेस्ड है साइंस एंड टेक मेंस के लिए भी। कुछ साल क्वेश्चन पूछे गए थे बीच में कि जो इंडियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है भारत के लिए, उनके उनके योगदान को पूछा गया था। लेकिन फिर 2 साल लगातार क्वेश्चन आए, उसके बाद उन्होंने अभी नहीं पूछा है, 2019 और 20 में पूछा था। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो इंडियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इंडिया के लिए अपनी लाइफ दी है, अपना योगदान दिया है, और यू शुड बी थैंकफुल फॉर देम टू। और अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए उन साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने इंडिया की ग्रोथ में अपना योगदान दिया है।
तो वो आपको पढ़ना है, वो पेपर में पूछ भी सकते हैं। देन GS3 में डिजास्टर बचा, तो डिजास्टर के लिए भी आपको स्टैंडर्ड रिपोर्ट मिल जाती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कुछ रिपोर्ट्स भी होती हैं जो नक्सलिज्म वगैरह पे होती हैं, तो वो आप पढ़ना। और उनकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर एक अलग डिवीजन भी है नक्सलिज्म के लिए, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए, तो वहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो इतने भी ऑफिशियल सोर्स हैं वो तो आपको छोड़ने ही नहीं है। ठीक है, उससे आपके नोट्स अच्छे बन जाते हैं, स्ट्रक्चर्ड बन जाते हैं। ठीक है, देन GS3 में अब क्या बचा है फिर? डिजास्टर हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इकोनॉमिक्स, साइंस और एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आप सब जानते हैं और हम सब जानते हैं कि इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो प्रीलिम्स में भी इन्वायरमेंट की बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस है और मेंस में भी। करंट अफेयर से तो आता ही है मेंस, ठीक है, करंट अफेयर का इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन आपको बेसिक्स पता होने चाहिए ताकि आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिख सकें। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर इस बार क्वेश्चन आया था, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए जब भी आप इंट्रोडक्शन लिख पाएंगे। ठीक है, उसका बेसिक पता होगा, आपको रिपोर्ट्स पता होंगी, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आती है, UNEP की रिपोर्ट आती है। ठीक है, और जैसे आईसी माउंटेन्स की, ग्लेशियर्स के ऊपर रिपोर्ट्स आती हैं, तो आपको कुछ रिपोर्ट्स पता होनी चाहिए। जैसे यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई थी ओशन एंड कायरोस्फीयर के ऊपर, तो उस पर स्पेशल मेंशन करा गया था ओशंस के बारे में और माउंटेन्स के बारे में और ग्लेशियर्स के बारे में, तो वो रिपोर्ट आपको पता होनी चाहिए क्योंकि वो इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो GS1 में भी पूछ सकते हैं आपको कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हिमालयास को इम्पैक्ट कर रही है, तो आप उस रिपोर्ट को वहाँ साइट कर सकते हैं कि एज पर द यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट। आप GS3 में लिख सकते हैं, सिक्योरिटी में उसे ऐड कर सकते हैं। GS2 में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आर्कटिक और अंटार्कटिक को पिघलने से जियोपॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजी किस तरीके से चेंज होगी, तो आपको, तो ये क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इस बार GS2 में तो डायरेक्ट क्वेश्चन था कि इंडिया का जो स्टांस रहा है इंटरनेशनल फोरम में क्लाइमेट चेंज को लेकर, वो किस तरीके का रहा है। तो नाउ GS2 में भी क्लाइमेट चेंज ने एंट्री कर ली है, GS1 में वो पहले से ही आ रहा है, GS3 का वो इंटरवल पार्ट है, GS4 में भी वो कोई ना कोई केस स्टडी या फिर एथिक्स का क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। एसए में तो आता ही आता है, और सोशियोलॉजी के तो वो ऑप्शनल में भी आ रहा है, तो इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सोशियोलॉजी के ऑप्शनल के पेपर में इन्वायरमेंट आता है आराम से, पॉलिटिक्स वाले पेपर में भी आ सकता है, वो PSIR में भी आराम से पूछ सकते हैं, तो मे भी पूछा भी गया हो, मैंने चेक नहीं किया है। लेकिन इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, और अब वो हर GS पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है, इन्वायरमेंट अच्छे से पढ़ना है। करंट अफेयर उसका खासकर आपको पढ़ना ही होगा। केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक्स पहले आपको अब केस स्टडी एक चैलेंज भी बन गया है क्योंकि केस स्टडी बहुत लेंथी आता है पेपर में, तो आपको आपकी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपको उसे कम वर्ड में खत्म करना आना चाहिए। केस स्टडी का सिंपल है कि आप पहले केस को ब्रीफ देंगे, थोड़ा सा नाम भी दे तो चलेगा, फिर आप उसके स्टेक होल्डर कह सकते हैं कि किन किन लोगों को इस केस स्टडी से इम्पैक्ट हो रहा है। फिर आपको पता होना चाहिए केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए जो चीज़ें काम आने वाली हैं, तो आपके लीगल ऑब्लिगेशंस यानी कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या क्या है जो उस केस स्टडी से जुड़े हुए हैं, कि अगर मान लो कि कोई अगर किस केस स्टडी में किसी चीज को गलत बताया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो एथिकली रॉन्ग है या वो लीगली भी रॉन्ग है, क्योंकि बहुत बार चीजें होती है जो एथिकली रॉन्ग होती है, लीगली रॉन्ग नहीं होती है। तो आपका थोड़ा लॉ पता हो उससे जुड़ा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन चीजें पता होंगी तो आपको लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट आपको पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है किसी चीज के बारे में, तो एथिक्स को सॉल्व करने में वो काम देता है। फिर एथिक्स की फिलॉसफी तो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप फिलॉसफी के दम पर ही किसी केस स्टडी में जजमेंट देने वाले हैं। केस स्टडी आपसे आपकी जजमेंट पूछती है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस बेसिस पर अपनी जजमेंट देने वाले हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा राइटिंग स्पीड बहुत जरूरी है केस स्टडी सॉल्व करते वक्त, पढ़ना भी बहुत जरूरी है। केस स्टडी को पढ़ते वक्त कुछ भूल मत जाना, छोड़ मत देना, क्योंकि बहुत बड़ी केस स्टडी आती है, आपको बहुत तेजी से पढ़नी है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें काम का क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें काम की नहीं होती हैं। क्योंकि इस बार जो केस स्टडी थी उसमें दिया बहुत सारी कहानी दी हुई थी, लेकिन पूछा कुछ और ही हुआ था लास्ट में, ईजी था। तो तैयार रहना, अपनी फिलॉसफी प्रिंसिपल्स, जो भी प्रिंसिपल्स आपको लगाने हैं वो आपको आने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स तो पता ही होना चाहिए आपको, लीगल प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए किसी चीज़ के, फिलोसफिकल प्रिंसिपल किसी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए, ये 3 पिलर तो बहुत जरूरी है केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए। अश्मित विश्वास, आपका क्वेश्चन पूरा स्पेकुलेशन वाला है, तो मुझे पता नहीं क्या मिलेगा और मैं इसका आंसर नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन चल रहा है बहुत सारे लोगों के बीच में, तो ये और स्ट्रेस कर देगा। हाँ, हैंड राइटिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड राइटिंग मैंने कहा 50% मार्क्स आपके मेंस में डिपेंड करेंगे कि आपकी राइटिंग की स्ट्रेटेजी क्या है। ठीक है, और आपकी स्ट्रेटेजी
ये प्रूफ आपकी स्ट्रेटेजी ही बताएगी कि आपका पेपर पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पेपर पूरा नहीं होता है, वो लिखते रहते हैं और एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों के छूट जाते हैं, चार चार भी छूट जाते हैं। तो आपकी स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है आंसर राइटिंग की, कि आपको पेपर ही पूरा करना है, फिर उसको आपको कंटेंट जो लिखना है वो काम का लिखना है, और फिर उसे किस तरीके से डिवाइड करना है आपके आंसर को, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आंसर राइटिंग आपके नंबर बढ़ाएगी, बल्कि मेरे खुद इस बार 40 से 50 नंबर बढ़ गए आंसर राइटिंग की वजह से इस लास्ट अटेम्प्ट में। पॉजिटिव और मोटिवेटेड कैसे रहना है, जैसे मैंने कहा कि शुरू में जो आप सोच के चलते हो आपको यूपीएससी क्यों करना है, तो वही बताएगा कि आपको मोटिवेट, वही आपको मोटिवेट रखता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन के दम के चक्कर में तो मत ही पड़ना, क्योंकि वो ज़्यादा देर काम नहीं करती है, वो तो एक तरीके से कॉफ़ी की तरह ही है, जब तक कॉफ़ी पी रखी है जब तक नींद नहीं आएगी, जब उसका असर कम समझ आएगा तो नींद आने लगेगी। तो ऐसी मोटिवेशन नहीं ढूंढनी है आपको, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए। फिलोसफी में आपको ना एक वर्ड है इडोमिया, वो वाली हैप्पीनेस आपको चाहिए, जो लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस होती है, कि जिसके लिए आप छोटी चीज़ें सेक्रीफाइस कर सकते हैं। ऐसी हैप्पीनेस मिलनी चाहिए आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन से, तो आप लास्ट तक टिक सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो, और क्या पता लास्ट तक टिकने के बाद भी ना हो, कोई गारंटी तो नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा आपने करा है तो ठीक है, लेकिन अब क्या पता ना ही हो, लास्ट में किस्मत का भी रोल तो रहता ही है। तो आपको पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव और मोटिवेशन रहने के लिए आपका प्राइमरी सोर्स जो था वो स्ट्रांग होना चाहिए। चैट जीपीटी और एआई पर मेरा व्यू, देखो भाई, अब ये यूपीएससी, चैट जीपीटी और एआई तो रिवोल्यूशनरी हैं। आने वाले ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, तो बहुत कुछ डिसरप्ट तो होने ही वाला है। ठीक है, लेकिन ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट्स करने वाली हैं, तो आपको उन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए तैयार रहना होगा। नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे, और हो सकता है हमारी पर्सनल हेल्थ पर भी इनके नेगेटिव इम्पैक्ट हो। तो आपको ही डिसाइड करना है। देखो, सोशल मीडिया का बहुत सारे जो लोग हैं अच्छा यूज़ भी करते हैं और बुरा यूज़ भी करते हैं। तो एआई और चैट जीपीटी है तो टेक्नोलॉजी, तो सेम ही चीज़ है। वो टेक्नोलॉजी मास्टर भी हो सकती है और एक फेथफुल सर्वेंट भी हो सकती है। तो वो आपके सिर पे हावी होगी तो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। हम जानते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे पबजी खेलते वक्त बच्चों का क्या हाल हुआ है। एक गेम आया था ब्लू वेल गेम्स, कुछ बच्चे मर भी गए थे। बहुत ही दुख की बात है कि एक वीडियो गेम्स के चक्कर में भी ऐसा हो, टेक्नोलॉजी आपसे क्या करवा सकती है। सो मेरा व्यू इसमें यही है कि किस तरीके से आप यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि उनकी उपयोगिता क्या है आने वाले टाइम में। आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। देखो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मेरे ख्याल से हर साल बनता है, तो चेक कर लीजिएगा। मुझे इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन शायद वो हर साल रिन्यू होता है। तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह भरते होंगे तो आसान ही हो जाएगा। बाकी किसी ईडब्ल्यूएस वाले से ही पूछिएगा भाई। लेकिन वो शायद हर साल बनता है, क्योंकि हर साल आपको अपनी डिटेल्स देनी होंगी। बाकी यूपीएससी का जब आता है, जैसे 2022 का जो प्रीलिम्स हुआ है, उससे पहले यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया होगा फरवरी के अंदर, उसे आप डाउनलोड करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कौन सा सर्टिफिकेट कितने दिन पुराना सर्टिफिकेट चलता है, वहाँ पे आपको हर सर्टिफिकेट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वो आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, फरवरी का वो नोटिफिकेशन, वो आराम से 150 से 200 पेज का नोटिफिकेशन होता है। वहाँ पे आप अपनी काम की चीज़ निकाल सकते हैं। मेरी मोटिवेशनल फैक्टर, मैंने 2016 में शुरू करा था कॉलेज के बाद, तो जब तो मेरे काफ़ी मोटिवेशनल फैक्टर रहे हैं, तो ये तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन सबका अलग अलग होता है। तो सबकी सिचुएशन क्या है, आपकी सोशल कंडीशनिंग क्या है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपके सपने क्या हैं, हकीकत, ज़मीनी हकीकत क्या है, उन सब चीज़ों पर मैटर करता है। तो जिस तरह सबका अलग होता है, मेरा भी अलग ही था, तो वो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, सॉरी। भाई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए मैंने आपको बताया कि आप नोटिफिकेशन चेक कीजिए यूपीएससी का। डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की आदत भी हो जाएगी थोड़ी आपको, क्योंकि बहुत पढ़ने पड़ेंगे अगर यूपीएससी करना है तो गो थ्रू इट। स्मित विश्वास सर, मैंने आपके सारे ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट ले लिए हैं, बस ये मोटिवेशन वाले को छोड़ के। और सर्विस एलोकेशन का मुझे सही में नहीं पता है कि क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं, और सिर्फ मेरी प्रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है कि मुझे कौन सी सर्विस एलोकेट होगी। 1034 लोग हैं इस बार, तो उन सबकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझे क्या मिलेगा और रैंक के हिसाब से। तो इसे स्पेकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्टडिंग आवर मैटर, ऑफ कोर्स दे आर मैटर, दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कितना आप पढ़ते हैं भाई, अगर आप फर्स्ट ईयर में शुरू कर रहे हैं तो 10 घंटे तो डेली दे ही सकते हैं।
और अगर आपका अभी-अभी ग्रेजुएशन हुआ है और आप वर्किंग नहीं है, तो फिर तो आप 10 से ज़्यादा भी देंगी। कि जब मैंने शुरू करा था तो जब तो कोई टाइम नहीं होता था, 12 भी चले जाते थे, 14 भी जाए गए हैं कई बार। शुरू में ज़्यादा जोश होता है, तो लेकिन आपको 8-9 घंटे तो डेली देने ही पड़ेंगे। 8-9 घंटे का कॉम्प्रोमाइज़ कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप कुछ दूसरा कोई और चीज़ कर रहे हैं, तो आपको या तो आपकी पहले साल में ऐसी तैयारी हो गई हो कि आपको बस अब रिवीज़न ही करना है, तो फिर तो 6 घंटे भी काफ़ी हैं, जो सेकंड ईयर से। क्योंकि बहुत सारे लोग वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं और वो बहुत अच्छी रैंक से क्लियर कर जाते हैं। वो आपकी इंटेलेक्चुअल पे भी डिपेंड करता है, आपका आईक्यू कैसा है। लेकिन हाँ, फर्स्ट ईयर तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। या फिर अगर आप एक लंबे टाइम से पढ़ रहे हैं, तो आप इस पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने अभी शुरू किया है और अगले साल का पेपर देना ही है, तो 8-9 घंटे तो मिनिमम है। क्योंकि पेपर का लेवल तो देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, खासकर मेंस में। मेंस भी, प्रीलिम्स भी। तो और कंपटीशन देखिए कितना ज़्यादा है। आपको कम्पीट करना है, आईआईटी वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ठीक है? कुछ लोग हैं जो मास्टर्स हैं, पीएचडी भी है यहाँ पर, ठीक है? तो आपका कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है। आपको पढ़ना पड़ेगा बाकी सबसे। कंपटीशन का मतलब ये है कि आपको बाकी सबसे आगे रहना है। आप बराबर होके भी जीत नहीं सकते हैं, आपको आगे ही रहना पड़ेगा। तो स्टडिंग आवर मैटर करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं एथिक्स की बात कर रहा था, तो एथिक्स में मैंने ऑलमोस्ट हर बार मैंने 100 प्लस स्कोर करा है मेंस में। तो एथिक्स का भी यही है कि आप कुछ अच्छे नोट्स, इसमें बुक्स तो कुछ खास है नहीं, नोट्स ही काम आते हैं। नोट्स अच्छे मिल जाते हैं आजकल मार्केट्स में, और टॉपर्स की कॉपी देखिए, उससे आपको केस स्टडी का सॉल्व करने का तरीका मिल जाएगा। मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने 2017 की टॉपर्स की कॉपी देखी थी, तो वहाँ से मैंने केस स्टडी सॉल्व करने का तरीका सीख लिया था। तो मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ अब तक, और मेरे लिए काम भी करा है। एथिक्स के लिए राइटिंग स्पीड थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए बाकी पेपर के मुकाबले, क्योंकि ज़्यादा लिखना पड़ता है। और वो स्पेस भी देते हैं आपको। पहले वो केस स्टडी देंगे बहुत लंबी सी, उसके बाद आपको स्पेस भी दे देंगे 3-4 पेज का लिखने के लिए। बेशक वो आंसर 250 वहाँ पे लिखा होता है 250 वर्ड में आंसर चाहिए, लेकिन स्पेस 4 पेज का दे देंगे, तो आपके ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा कि आपको कुछ तो लिखना ही है, कोई खाली सीट नहीं छोड़नी है। तो आपकी स्पीड बाकी पेपर के मुकाबले एथिक्स पेपर में ज़्यादा होनी चाहिए। और केस स्टडी के लिए आप बुक्स रेफर कर सकते हैं, अच्छी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। टॉपर्स की कॉपी जरूर देखिएगा, एथिक्स के लिए खासकर वो काम आती हैं। बल्कि एथिक्स में तो क्वेश्चन केस स्टडी के पैटर्न्स रिपीट होते ही हैं। तो टॉपर्स की कॉपी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से लिखना है आंसर आपको एथिक्स का, ठीक है? फिर एसए के लिए अगर आप अच्छे रीडर हैं, कुछ अच्छी आपको किताबें पढ़ने की आदत है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो पढ़ती रहिए। इससे आपका कंटेंट जो है इकट्ठा हो जाएगा एसए के लिए। ऐसे जीएस का पेपर नहीं है, तो बस एग्जाम्पल लिख के मत आ जाना कि आपने शुरू करा, इंट्रोडक्शन लिखा, कंक्लूजन में तो आपने कहानी लिखी, और बीच में सिर्फ आप एग्जाम्पल भर कर आ गए, वो आपको मार्क्स नहीं दिलाएगा। तो क्योंकि इंग्लिश आपकी राइटिंग स्किल्स चेक करता है, आपकी इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज में आप लिख रहे हो, अगर आप हिंदी में लिख रहे हो और या इंग्लिश में लिख रहे हो, तो आपकी राइटिंग स्किल्स को भी चेक करता है। आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी हो, थोड़ी सी आपकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है? तो यू हैव टू बी गुड विद इट, ठीक है? तो इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में ऐसे लिखने वाले हैं वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखिएगा। और अच्छे एग्जाम्पल्स होने चाहिए आपके पास, कहानियाँ हो लिख सकते हैं आप, स्टोरीज लिख सकते हैं, लोग पोएम भी लिखते हैं, स्लोगन्स लिखते हैं, ठीक है? ऐसे इज अबाउट आपने कितना पढ़ा है और आप उसे किस तरीके से, ऐसे इज अबाउट कि आपके पास मोती बहुत सारे हैं, आपको उसे धागे में पिरोना है, बस इतना ही है ऐसे का। क्योंकि आपने इतना सारा पढ़ लिया है कि आपके पास बहुत मोती हैं। अब आप किस तरीके से धागे में पिरोते हैं, उस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। मोती सबके पास बराबर ही होंगे। सो आपको अच्छा तरीके से पिरोना आना चाहिए। उसके लिए आपके पास मजबूत धागा होना चाहिए, राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, और आपकी कॉम्प्रहेंशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? देन ऑप्शनल, अपना अपना ऑप्शनल। अगर आप यहाँ, तो मुझे लग रहा है कुछ लोग हैं जो ग्रेजुएशन में हैं, 10th-12th में ही है, तो ग्रेजुएशन वाले के लिए तो है कि आप अपना जो है ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर कर लें ग्रेजुएशन के दौरान ही, ठीक है? और जो बाकी लोग हैं जो 11th-12th में है, तो मैं कहूँगा कि अपना 11th-12th को कॉम्प्रोमाइज़ मत करना यूपीएससी के लिए। ये मत सोचना कि 10th में अगर आपको 10th में अगर आपको यूपीएससी करना है, तो आप आर्ट साइड लेके बैठ जाओ कि आपको तो यूपीएससी ही करना है, ठीक है? ऐसे नहीं होता है। आईआईटी वाले ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं, ठीक है? तो वो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं। इंजीनियर्स अच्छे तरीके से क्लियर कर रहे हैं एग्जाम को, मैथ्स वाले कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं। तो ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपने ह्यूमैनिटीज ले लिया, आप शुरू से हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अपने करियर के साथ अपने करियर को ज्योपर्टाइज मत करना कि सिर्फ 10th के बाद कोई ऐसा फैसला मत लेना कि जो गलत साबित हो जाए बाद में, ठीक है?
तो अपना ग्रेजुएशन तक अपना करियर फोकस करो, उसके बाद वैसे भी ग्रेजुएशन के बाद ही एग्जाम देना है, तब ग्रेजुएशन में प्रिपरेशन कर सकते हो। तो 10th के बाद सिर्फ इसलिए ही कोई सब्जेक्ट मत चुनना कि आपको यूपीएससी करना है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही जाना है, ठीक है। अगर मैथ्स पसंद है, फिजिक्स पसंद है, तो साइंस साइड नहीं छोड़ देनी है, ठीक है। या बिल्कुल भी आपको हिस्ट्री वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर आपको ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है तो भी आप उसे लेके बैठ गए, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपका चलता तो दिमाग से ही है सब कुछ। अगर आप वहाँ से खुश नहीं है तो खुश नहीं, आप सब्जेक्ट पढ़ने में आपको मज़ा ही नहीं आएगा, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में। तो मेरे ख्याल से ये हो गया। अब मेरे ख्याल से ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर मैंने कर दिए हैं, जितने भी लोग जुड़े थे। जो भी लोग जुड़े थे, थैंक यू। और यू यूपीएससी टाइम्स इनका भी शुक्रिया, उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया ताकि मैं अपने व्यू शेयर कर सकूँ यहाँ पर, एंड आई एम थैंकफुल फॉर देम। मेरा ऑप्शनल ऋतुराज झा वो सोशियोलॉजी था। तो सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर आपको जीएस में एसिमिलेट हो जाता है। जीएस पेपर में तो आपको 6 क्वेश्चन आने ही हैं सोसाइटी के, तो वो आपकी वहाँ हेल्प कर देता है। पॉलिटी वाले पेपर में भी आपका सोशियोलॉजी बहुत काम आ जाता है, खासकर सोशल जस्टिस के क्वेश्चन में। और आपका जो सोशियोलॉजी वो आपको एक डायमेंशन दे देता है, तो वो आपके लिए आसान हो जाता है जीएस 2 में। जीएस 4 में भी सोशियोलॉजी काम का है। केस स्टडी लिखते वक्त वो आपको आपको अच्छा खासा काम आ जाएगा। एससी लिखने में भी काम आ जाएगा। तो सोशियोलॉजी तैयार करना अपने जीएस सब्जेक्ट के साथ मेरे लिए चैलेंज नहीं था। टेक्निकल के साथ ही दिक्कत होती है, क्योंकि अगर आपके मान लीजिए आपका मैथ्स ऑप्शनल है तो उसका सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, तो वहाँ शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका मैथ्स का अच्छा बैकग्राउंड नहीं रहा है तो अदरवाइज जीएस के साथ अगर आपका कोई ऑप्शन है जो ह्यूमैनिटीज वाला ही है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी तैयार करने में, तो आपका हो जाएगा आराम से। बस इंटरेस्ट आना चाहिए सब्जेक्ट में। जैसे ज्योग्राफी बहुत टेक्निकल है, तो आपको इंटरेस्ट आना जरूरी है ज्योग्राफी में। पीएसआईआर इज अ गुड ऑप्शनल, और वो आपको जीएस 2 में तो पूरा ही हेल्प कर देगा। आपको जीएस 2 पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, उस पढ़ने के बाद फिर वो आपको बाकी सब्जेक्ट में भी हेल्प कर देगा। देखो कोचिंग का ऐसा है, मैंने कोचिंग नहीं ली कहीं से, मैंने सेल्फ ही किया हमेशा, ठीक है। कोचिंग नहीं जा पाया मैं, और टेस्ट सीरीज मैंने लिए हैं बाहर से, मॉक इंटरव्यूज भी लिए हैं, लेकिन कोचिंग मैं डायरेक्टली किसी कोचिंग में एनरोल नहीं हुआ था, तो मेरा तो सेल्फ ही था। कोचिंग का फ़ायदा तो होता ही है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं जानता हूँ कि एक दो जब पहला साल था तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे पढ़ना क्या है, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीज़ें तो छोड़ी, इसमें मैंने पढ़ ही नहीं पाया था, कवर नहीं कर पाया था सिलेबस के हिसाब से। तो अगर आपके पास कोई गाइड करने वाला आपको है जो आपको बता दे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पास कोई भी गाइडेंस नहीं है तो कोचिंग आपको बहुत काम आ जाएगी, ठीक है। और लेकिन वो मस्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बिना कोचिंग के भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं और अच्छी रैंक भी ला रहे हैं। टॉप 100 में भी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कोचिंग नहीं ली है और उन्होंने क्लियर किया है, ठीक है। तो ये तो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, कोचिंग हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो मैंने भी कोचिंग नहीं ली है, लेकिन हाँ टेस्ट सीरीज तो लेना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग तो करना ही पड़ेगा, तो दैट इज मस्ट है। प्रीलिम्स के लिए भी आप टेस्ट सीरीज चाहें तो लें चाहे ना लें, क्योंकि आप टेस्ट पेपर मार्केट्स में मिल ही जाते हैं, फोटो कॉपीज मिल ही रही हैं, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। सभी वैसे ही कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज लगा लेंगे तो आपको माहौल मिल जाता है, तो उसका एक फ़ायदा है। तो कोचिंग के ऊपर मेरे व्यूज़ तो यही है कि अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आपको ज़रूर आप चले जाइए। अगर आप जा सकते हैं तो आप चले ही जाइए अच्छी कोचिंग, लेकिन पढ़ना वहाँ जाके। और अगर आपको नहीं जाना है और सेल्फ करना है तो सेल्फ करिए, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। थोड़ा एक तो एफर्ट ज़्यादा लगेंगे, हो सकता है आधा घंटा फालतू पढ़ना पड़े दिन में, लेकिन हो जाएगा बिना कोचिंग के भी। सो सो आई थिंक हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा मैंने कवर कर लिया है। प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी मैंने आपको शुरू में ही बताई थी, और प्रीलिम्स के लिए बस कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, वाइडर नॉलेज बेस बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स और सी सेट अब थोड़ा टफ आ रहा है, तो पढ़ लो सी सेट को अच्छे से, खासकर जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं। साइंस बहुत मतलब सी सेट अब जरूरी हो गया है। इस बार का सी सेट देख के तो बहुत सारे लोग रोए हैं, पिटीशन भी डल गई हाई कोर्ट में, तो सी सेट हार्ड तो था ही, लेकिन अब कर लीजिए सी सेट के लिए कोई अच्छी बुक्स पढ़ लीजिए, टेस्ट पेपर सॉल्व कर लीजिए। सी सेट का एक तरीका ये होता है कि आप यूपीएससी जितने अदर पेपर लेता है, सीडीएस वगैरह जो भी वो पेपर लेता है, उन सबका जो मैथ्स इंग्लिश होता है कंप्रहेंशन, वो आप सॉल्व कर लीजिए, उससे आपका अच्छा सी सेट कवर हो जाएगा। बहुत बार तो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं यूपीएससी के अदर पेपर से, सिविल सर्विसेज के पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं सी सेट के, ठीक है। तो वो आप करिए,
वो आपको हेल्पफुल हो जाएगा, खासकर कंप्रहेंशन में तो वो काम आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट कंप्रहेंशन रिपीट हो जाती है। और आज यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की से चेक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी है हर सब्जेक्ट के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज अ मस्ट, स्पेशली फॉर मेंस, और प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि सारे ही करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, मतलब लाइन्स रिपीट हो जाती हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लेकिन हाँ स्टेटमेंट आ जाती हैं थोड़ा घुमा फिरा के। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आपको पता होना चाहिए, आपको एक स्टेटमेंट को दो तरीके से पढ़ना, दो या तीन तरीके से पढ़ना आना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, तो आपको हेल्प करेगा। ऑप्शनल के लिए लिमिटेड देखो, ऑप्शनल के लिए मेरे रिसोर्स तो बहुत ब्रॉड बेस रहे हैं, मैंने तो रिस्ट्रिक्ट करा नहीं। मैं हर बार फेल हुआ हूँ, मैंने हर बार कुछ किताबें ऐड ही कर दी हैं। मैंने कभी भी अपने एफर्ट्स को कम नहीं किया। जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुआ तो मैंने प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री की 2 किताब और पढ़ ली, 1 किताब और ऐड कर दी। जब मैं सेकंड बार प्रीलिम्स से फेल हुआ तो मैं मार्केट गया, मैंने एक और किताब हिस्ट्री के लिए उठा ली थी। तो मैंने तो हर बार अपने सोर्स ऐड ही करे हैं, मैंने कुछ कम नहीं करा। यहाँ तक छठे अटेम्प्ट तक भी मैं अपने सोर्स ऐड करता रहा हूँ, हर बार मैंने कुछ ना कुछ ऐड करा है अपने सोर्सेस में। सोशियोलॉजी का भी ऐसा ही रहा है मेरा, पहले साल जो पढ़ा दूसरे साल कुछ और ऐड करा, तीसरे साल भी अगर नंबर नहीं आए तो ऐड कर दिया। तो आ, मेरा तो हमेशा अपवर्ड ही रहा है सोर्सेज के मामले में। तो लिमिट कैसे करना है, अगर अच्छे सोर्स मिल गए हैं और नंबर आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज में स्कोर अच्छा करे तो लिमिटेड रख सकते हो आप। लेकिन लिमिट कैसे करना है वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने तो भाई बहुत एक्सट्रीनियस नॉलेज ली है और इसलिए जो लास्ट के 2-3 प्रीलिम्स हैं वो तो मेरे 10-10 दिन की पढ़ाई में भी हो गए हैं, क्योंकि मैंने इतना पढ़ लिया था, इतनी सारी किताबें पढ़ ली थी। तो जैसे लास्ट वाला प्रीलिम्स मैंने बस इस वाला 6 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स मैंने सिर्फ 10 दिन पढ़ाई करी थी प्रीलिम्स के लिए, वो निकल गया। उससे पहले वाले 5th अटेम्प्ट में मैं 1 हफ्ता ही पढ़ा था, और 4th वाले में मुझे 10 दिन ही मिले थे, क्योंकि मेंस का फाइनल रिजल्ट आया था इंटरव्यू का, उसके बाद 10 दिन में ही प्रीलिम्स था। तो लास्ट के 3 प्रीलिम्स तो मैंने 1-1 हफ्ता या 10 दिन पढ़ते रही, इसलिए ही निकल गई, क्योंकि मैंने अपने सोर्स को कभी लिमिट नहीं करा, अब मेरे सोर्स हमेशा बढ़ते ही रहे। हालांकि ये बहुत अच्छी एडवाइस नहीं है, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके सोर्स लिमिटेड होने चाहिए, और उसके बाद भी उतने ही बढ़ाने हैं जितनी जरूरत हो। ठीक है, ये नहीं कि आप बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे मैंने हिस्ट्री के लिए पहले जो किताब पढ़ी थी स्पेक्ट्रम, फिर मैंने विपिन चंद्रा ऐड कर ली, फिर मैंने प्लासिडो पार्टीशन अगले अटेम्प्ट में ऐड कर ली, उसके बाद भी मैंने एक और विपिन चंद्रा ऐड कर ली थी एनसीईआरटी वाली। तो मैंने तो 4-5 किताब हिस्ट्री पे ही पढ़ डाली थी। तो मैंने सोर्स ऐड करे हैं बार बार, लेकिन वो मेरा स्ट्रेटेजी थी, मेरे लिए काम करी, शायद 6 अटेम्प्ट लगे हैं तो कुछ ना कुछ मुझे लगा खाली बैठ के एक ही किताब को रिवाइज क्यों करना है, तो मैं तो ऐड करता रहा था। कंसाइज बुक लिस्ट इन ब्रीफ, तो देखो प्रीलिम्स के लिए बता देता हूँ, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत काफ़ी है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम ऑफ काफ़ी मोटी किताब हो गई है, लेकिन उसे विपिन चंद्रा के साथ मिल के पढ़ लो। विपिन चंद्रा जो स्टैंडर्ड बुक है, ब्लू कलर वाली, ठीक है। और उसमें आर्ट्स एंड कल्चर के लिए अब आर्ट्स एंड कल्चर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की साइट बहुत अच्छी है, वहाँ पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, नोट्स बना लो वहाँ के, ठीक है, उससे आपको अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। और नितिन सिंघानिया पढ़ते हैं बाकी एनसीईआरटी उसके लिए, उसके नितिन सिंघानिया के नोट्स भी हैं, बुक्स भी हैं, दोनों अच्छी हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। फिर हिस्ट्री के लिए और थोड़ा मेंस का आंसर लिखने के लिए आप प्लासिडो पार्टीशन भी पढ़ सकते हैं, वो अच्छी बुक है हिस्ट्री के लिए। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी और जेसी लियोंग काफ़ी हैं, यूट्यूब वीडियोस का यूज़ कर सकते हैं ज्योग्राफी को समझने के लिए, ताकि आसानी से हो जाए। ज्योग्राफी मेंस के लिए करंट अफेयर और बेसिक हो गया तो फिर आपका पेपर में अटेम्प्ट हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और सोसाइटी मैंने तो नहीं पढ़ा, मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल से कवर हो गया था, तो हालांकि उसके नोट्स मिल जाते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी है, और थोड़ा डिफरेंट पेपर आ रहा है सोसाइटी का। तो जो ट्रेडिशनल सोर्स हैं वही की एजुकेशन पढ़ के चले गए, हेल्थ के स्टेटस पढ़ के चले गए, थोड़ा थोड़ा पढ़ के चले गए, वो काम नहीं आने वाला है। अब तो थोड़ा वो अच्छा और गहरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं हायर स्टैंडर्ड का। तो आपको पता है एंशिएंट हिस्ट्री अगर आपने पढ़ ली है अच्छी, आर एस शर्मा थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे जो एंशिएंट हिस्ट्री वाली बुक है, तो आपको सोसाइटी में हेल्प मिल जाएगी, बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। फिर मिडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा पढ़ सकते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप मैंने नोट्स पढ़े थे मार्केट्स में कोचिंग से लेकर, और अपने खुद के नोट्स बना लिए थे। फिर बाद में मैंने वो वाली एक बड़ी सी बुक है, मैं नाम भूल गया उसका, सभी पढ़ते हैं, बहुत कॉमन बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, से पढ़ते हैं लोग, मैंने उससे पढ़ के नोट्स बनाए थे, तो वो मेरे काम आ गई थी। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, और फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, स्पेनिश रेवोल्यूशन, ये सब आपको सारी रेवोल्यूशंस कवर करनी है। रेनेसां वाला पीरियड कवर करना है, रीयूनियंस ऑफ कंट्री का, यूनिफिकेशन ऑफ कंट्रीज आपको कवर करना है, उसका इंडिया पे इम्पैक्ट क्या हो वो जरूर पढ़ना है, ठीक है।
अर्जुन देव, हाँ अर्जुन देव अच्छी बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। उससे हो जाएंगी बहुत सारी चीज़ें आपकी, लेकिन एक बुक और है, वो स्टैंडर्ड राइटर की बुक है। अर्जुन देव मैंने सबसे पहले अर्जुन देव ही पढ़ी थी और वो बहुत अच्छी बुक है, मैंने उससे नोट्स बनाए थे, तो आप उससे नोट्स जरूर बनाइए। उससे बहुत सारे टॉपिक तो बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं। लेकिन अर्जुन देव ना एक पीरियड पर आकर रुक जाती है 1947 पे, तो उसके बाद का भी थोड़ा बहुत रहा है चेंजेस, तो वो उसमें अच्छे से ठीक है। मैं किसी ने नाम बताया ही होगा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की उस बुक का, इंटरनेशल ऑथर की बुक है, तो वो आप पढ़िएगा। अर्जुन देव जरूर पढ़नी है, फर्स्ट रीडिंग अर्जुन देव की ही करनी चाहिए मेरे ख्याल से। फिर आप ज्योग्राफी का एनसीईआरटी जेसी लियोंग काफ़ी है। और सोसाइटी के लिए मेरा तो सोशियोलॉजी से हो गया था, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के। सोसाइटी की बुक मुझे नहीं पता है, लेकिन जो नोट्स पुराने नोट्स कोचिंग के मिलते हैं अब तक, वो तो अब रिडंडेंट हो गए हैं, क्योंकि वो कुछ अलग ही थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, जैसे ट्राइबल नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था, तो आपको पता होना चाहिए नॉलेज, ट्राइबल नॉलेज जो है बाकी नॉलेज से कैसे अलग है। उसके लिए फिर से आपके थोड़े कीवर्ड्स आपके हैंडी हो जाते हैं, जैसे कि जो ट्राइबल नॉलेज है वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड नहीं है, तो ऐसे वर्ड्स आप लिखते हैं तो आपको थोड़ा फायदा होता है। ठीक है, और जैसे वर्क फ्रॉम होम वाला क्वेश्चन आ गया इस बार, तो उसके लिए आपको करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है। आपकी एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल क्राइम के इंटरनेट बेस्ड क्राइम के ऊपर, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स है इंटरनेट बेस्ड क्राइम के ऊपर, आरबीआई की रिपोर्ट्स आती हैं बैंकिंग फ्रॉड्स के ऊपर, तो ये सब इंटरनेट की ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, और फिर आता है आपका, तो जीएस पेपर 1 हो जाएगा। जीएस पेपर 2 के लिए लक्ष्मीकांत प्रीलिम्स के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन जीएस 2 में उसमें गवर्नेंस वाला पार्ट नहीं आता है, तो आप उसके नोट्स पढ़ लीजिए किसी कोचिंग के लेके। मैंने विजन के पढ़े हैं, विजन के नोट्स अच्छे हैं गवर्नेंस के लिए, लेकिन वो कम है, मतलब मुझे ऐसा लगता है वो कम है। तो उसमें मैंने आपको शुरू में बताया था कि केस स्टडीज कैसे ऐड करनी है गूगल से रिसर्च करके, मतलब आपको किसी भी सर्चिंग प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहाँ से रिसर्च कीजिए, केस स्टडी अपने सिलेबस अपने नोट्स में ऐड कीजिए, और उससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, हर टॉपिक हर कीवर्ड पे, जैसे माइक्रो फाइनेंस एक कीवर्ड है तो उसके ऊपर 3 केस स्टडी ढूंढ के रखिए। ठीक है, अलग अलग सेक्टर में, जैसे कि हो सकता है माइक्रो फाइनेंस वुमेन के ऊपर पूछ लिया, हो सकता है माइक्रो फाइनेंस और एग्रीकल्चर का रिलेशन पूछ ले, माइक्रो फाइनेंस और पॉवर्टी का रिलेशन पूछ ले, माइक्रो फाइनेंस और इंटर रीजनल जो डिस्पैरिटीज है माइक्रो फाइनेंस को लेकर उसके बारे में पूछ ले, कि नॉर्थ इंडिया में माइक्रो फाइनेंस अलग क्यों है, साउथ इंडिया में अलग क्यों है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो वो आपको उस तरीके से केस स्टडीज तैयार करनी चाहिए, हर हर पॉसिबल क्वेश्चन के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। ठीक है, और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए कोई भी अच्छी बुक्स हैं मार्केट में, वो पढ़नी है आपको, नोट्स भी पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन करंट अफेयर बेस्ड ज़्यादा होता है, तो मैगजीन्स वगैरह अच्छे से कीजिएगा। और राज्यसभा टीवी इज़ अ गुड सोर्स टू गैदरिंग नॉलेज अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, तो वो आप कर कीजिएगा। फिर वो, लेकिन आप प्रीलिम्स के बाद ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। प्रीलिम जो डीडी न्यूज़ वाला मैंने आपको बताया, राज्यसभा टीवी वाला, ज़्यादा फोकस उस पर प्रीलिम्स के बाद और मेन से पहले का ही रखना है। उससे पहले स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। राव आईएएस का कंपास आता है, वो पॉलिटी वाला, उसका आईआर अच्छा होता है। ठीक है, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। विजन का भी आईआर अच्छा होता है 365 वाला, लेकिन राव आईएएस का मुझे लगता है वो थोड़ा थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अच्छे से देते हैं, और कीवर्ड्स भी होती हैं उसमें, दोनों को कंबाइन करके पढ़ लीजिएगा। लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है, तो थोड़ा संभाल के ना, टाइम कम होता है प्रीलिम्स के बाद, तो थोड़ा तेज़ी से और अच्छे से कीजिएगा। इसलिए बेसिक पहले ही करके रखना है आईआर का, कि बस एडिशन ही करना पड़े। फिर इकोनॉमिक्स का बेसिक, मैंने तो मैक्रो इकोनॉमिक वाली बुक पढ़ी थी क्लास 12 की, उससे प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। 5 ईयर प्लान मैंने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग की वेबसाइट से एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके पढ़ा था, वहाँ से क्वेश्चन हो जाते हैं आराम से। प्रीलिम्स में तो इतना ही आता है। फिर एग्रीकल्चर वगैरह के लिए आपको रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, हर बार कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स आ जाती हैं एग्रीकल्चर को लेके। ठीक है, और एग्रीकल्चर का डाटा चेंज होता रहता है। एसबीआई की रिपोर्ट आती है हर बार एक एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर डेप्थ के ऊपर एक रिपोर्ट आती है एसबीआई की। एसबीआई की वो अच्छी सी रिपोर्ट है इकोनॉमिक्स के ऊपर, तो वो तो मैं डायरेक्ट रेफर कर आया था पेपर में, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी मैंने तो भाई क्लास 12 की बुक ही थी मैक्रो इकोनॉमी वाली, और इसके अलावा उससे बेसिक हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमी का, और वो 5 ईयर प्लानिंग वाला स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड करा था। और इन जो मेंस की इकोनॉमी है उसके लिए मैंने कुछ नोट्स पढ़े थे, वाजीराम के नोट्स पढ़े थे मैंने सबसे पहले, येलो बुक जो आता है उसका इकोनॉमिक्स का। उसके बाद मैंने उसमें कुछ और टीचर्स के नोट्स भी ऐड करे थे, मैं नाम भूल गया हूँ।
भूल गए तो भूल गए, मैं नाम भूल गया उनका। और इसके अलावा आप इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मेरे पास एक अपनी ग्रेजुएशन की एक बुक रखी हुई थी, वो ड्यू के एक प्रोफेसर ने लिखी थी, तो मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी बुक थी, उसमें बहुत अच्छी से चीज़ें कवर की गई थी। तो आपकी कुछ सिंपल ही बुक होती हैं वो अच्छी, अग्रवाल नाम से शायद कोई प्रोफेसर थे, उनकी बुक थी। ज्योग्राफी के लिए आपको ड्यूटी और उसके बाद बुक लिस्ट में ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, पेपर 1 हो गया लगभग। एथिक्स के लिए आप लुकमान आईएएस के नोट्स पढ़ सकते हैं, मैंने वो पढ़े थे। खासकर उसका एक नोट्स आता है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में वो अच्छे आंसर दिए होते हैं उन्होंने, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि एथिकल आंसर कैसे लिखते हैं, एथिकल लैंग्वेज क्या होती है आंसर की। केस स्टडी की भी अप्रोच उसमें अच्छी होती है। फिर टेस्ट सीरीज, आप एथिक्स की तो एथिक्स के लिए अच्छे टेस्ट भी लिखिएगा, क्योंकि एथिक्स में मैंने बताया ना आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो आपको हैंड राइटिंग थोड़ी सी बिगड़ सकती है, क्योंकि आपको तेज लिखना होता है, उसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो के उसके थोड़े 4-5 अलग से टेस्ट सॉल्व कर लीजिएगा एथिक्स के लिए। और उसकी बुक्स तो कोई स्टैंडर्ड कुछ बहुत अच्छी बुक्स तो नहीं है, लेकिन केस स्टडी के लिए कुछ बुक्स आती हैं मार्केट में, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने उसके लिए वाजीराम की एक येलो बुक भी आती है केस स्टडी प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी सॉल्व करी थी, और उसने मुझे बहुत हेल्प करी थी। तो जब मेरा पहला मेंस था उसमें मैंने 100 स्कोर कर दिया था, लेकिन वो बस केस स्टडी के दम पर ही कर दिया था, क्योंकि फिलॉसफी वगैरह मुझे उस समय कुछ आता नहीं था। तो जब मैं पहला मेंस लिख रहा था तो मेरा एथिक्स सही से तैयार भी नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन केस स्टडी के दम पर ही मैं 100 स्कोर कर गया था उसमें। तो वाजीराम की येलो बुक जो आती है केस स्टडी सॉल्व प्रैक्टिस करने के लिए ही आती है, वो मैंने पढ़ी थी। इसके अलावा मैंने वाजीराम के नोट्स भी पढ़े थे एथिक्स के, फिर लुकमान के भी नोट्स मैंने पढ़े हैं एथिक्स के, और वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट मैंने पढ़ा था। मैप, देखो इंडिया का मैप तो आराम से मेंबर हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसलिए मैंने कहा था आपको जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो ये आप मैप को एक साथ प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है। जैसे ही आप प्रीलिम्स तैयारी शुरू करते हैं, कोई लोकेशन न्यूज़ में आती है तो आप उसे मैप पर प्लॉट कीजिए, ठीक है। और वो मैप आते हैं ना, जो हम स्कूल में मैप यूज़ करते थे, फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप, वो आप यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और मेंस के लिए मैप के लिए तो आपको हाथ से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत छोटे और जल्दी जल्दी बनाने होते हैं, तो ये तो प्रैक्टिस से ही होगा। करंट अफेयर कैन बी टैकल्ड बाय विजन और अदर वेंटली वैक्सीन और न्यूज़पेपर स्टडी एंड नॉट मेकिंग नोट्स मैंडेटरी। देखो मैंने बताया ना, न्यूज़पेपर तो पढ़ ही लेना, एक साल तो पढ़ ही लेना कम से कम, वो आपको बहुत जगह हेल्प करता है। फिर न्यूज़पेपर को आप जो है सप्लीमेंट कर सकते हैं बाकी नोट्स के साथ, जैसे विजन के नोट्स के साथ या किसी और मैगजीन के नोट्स के साथ। और आप इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, आप जो डेली क्विज होती है ना वो सॉल्व कर दिए। अगर आप डेली क्विज सॉल्व करते हैं तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है क्वेश्चंस को टैकल करने की। तो और प्लान बी, तो भाई मैंने बताया मेरा लॉ बैकग्राउंड है, तो प्लान बी वही था, लिटिगेशन शायद या जुडिशरी, मुझे नहीं पता क्या होता अगर मैं फेल हो जाता तो। सी सेट का प्रिपरेशन मैंने नहीं किया है, फर्स्ट अटेम्प्ट को छोड़ दें तो। उस साल ही मैंने अपनी मैथ्स की एनसीईआरटी रिवाइज की थी, 11th क्लास वाली, उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा, और बाकी अपने नंबर सीरीज 11th वाला वो मैंने करा था। सी सेट मैंने कोई खास प्रिपेयर नहीं किया है। सी सेट के लिए मैंने आपको बीच में बता दिया कि आप यूपीएससी के जो बाकी पेपर्स होते हैं सीडीएस वगैरह, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा उससे काफ़ी हद तक। वरना सी सेट के लिए कोई बुक उठा लीजिए, मार्केट में अच्छी बुक्स हैं अब तो। और अब सी सेट हार्ड हो गया है तो आपको बहुत ज़रूरी है कि पढ़े, सी सेट पढ़ना ही पड़ेगा। अगर मैं इस बार का पेपर देता हूँ सी सेट का, शायद क्लियर तो हो जाता, लेकिन शायद 67 ही मार्क्स आते हैं, तो अभी फिर मुझे अगली बार तो पढ़ना ही जाता, पढ़ के ही जाना पड़ता। तो सी सेट इज़ नॉट, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट सी सेट। बस यही बता रहा हूँ, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिएगा, सिर्फ यूपीएससी के यूपीएससी सिविल सर्विस वाले एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि बाकी एग्जाम में जो यूपीएससी कंप्रहेंशन वगैरह पूछता है वो सब भी। सो आई थिंक 90 मिनट्स हो गए हैं और ये काफ़ी है। अगर आप लोगों को कुछ और पूछना हो तो आप वो इस चैनल पर बता दीजिएगा, मैं इनके थ्रू आप तक शायद अगर ज़रूरत लगे तो ज़रूर पहुँचूँगा। और थैंक यू आपके टाइम के लिए, और यूपीएससी टाइम्स को भी थैंक यू। आई एम एंडिंग दिस session right now, and again thank you for all of you and best of luck for